चैप्टर 911-920। घटनास्थल पर हर कोई अचानक चर्चा में आ गया। जो लोग यहाँ खड़े हो सकते थे वे कम से कम पास के समुद्र क्षेत्र में युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों में सर्वश्रेष्ठ थे। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि पारलौकिक क्षेत्र के ऊपर का क्षेत्र कानून की अभिव्यक्ति का क्षेत्र था। यह बिल्कुल नया क्षेत्र था। पारलौकिक क्षेत्र से सबसे बड़ा अंतर यह था कि कानून घोषणा क्षेत्र अपना क्षेत्र बना सकता था। तथाकथित डोमेन स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का अनुकरण करके बनाई गई जगह थी। इस क्षेत्र में सभी नियम मार्शल कलाकार द्वारा निर्धारित किए गए थे। यहाँ वह देवता, स्वर्गीय व्यवस्था और हर चीज का सर्वोच्च देवता था। यह लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे का सबसे डरावना हिस्सा था। वे उत्कृष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञों को आसानी से कुचल सकते थे। यदि किसी बल के पास कानून प्रकटीकरण क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं है तो उसे सर्वोच्च बल के रूप में नहीं माना जाएगा। तथाकथित कानून घोषणा क्षेत्र का मतलब कानून घोषणा क्षेत्र था जो स्वर्ग और पृथ्वी की नकल करना था। इस क्षेत्र में यह एक ऐसी दुनिया थी जो योद्धा की थी। योद्धाओं के लिए यह साधना पथ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। योद्धाओं के लिए क्षेत्र का संघनन बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ तक कि पौराणिक ईश्वरीय साम्राज्य भी इसी क्षेत्र से विकसित हुआ। कानून अभिव्यक्ति दायरे के विशेषज्ञों के लिए क्षेत्र न केवल हमले का एक तेज साधन था बल्कि स्वर्गीय मार्ग को समझने के लिए एक धोखा भी था। क्षेत्र को संघनित करके और इसका विस्तार करके कोई स्पष्ट रूप से स्वर्गीय मार्ग के समान महसूस कर सकता है। यह स्वर्गीय मार्ग को समझने का सबसे उपयुक्त तरीका था। लेकिन किसी भी मामले में यह कानून अभिव्यक्ति दायरे के विशेषज्ञों का क्षेत्र था। यही होंद के शरीर में कैसे दिखाई दे सकता है। इस क्षेत्र के उद्भव के साथ यहाँ तक उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर के विशेषज्ञ भी उसका कुछ नहीं कर सके। नहीं, यह एक क्षेत्र नहीं है, यह एक छद्म क्षेत्र होना चाहिए। एक जानकार विशेषज्ञ ने तुरंत कहा, यह सही है। यह एक झूठा डोमेन है। कुछ पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ विभिन्न कारणों से कुछ डोमेन को पहले से रखने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए, कुछ मार्शल तकनीकें ट्रांसेंडेंट दायरे में एक डोमेन को स्वचालित रूप से विकसित कर सकती हैं। यह भी बहुत संभव है। यह सही है। यद्यपि छद्म क्षेत्र वास्तविक क्षेत्र की तुलना में बहुत खराब है और यह केवल एक नियम को नियंत्रित कर सकता है, यह अभी भी एक क्षेत्र है। इस बार ये जीवन समाप्त हो गई है। एक क्षेत्र के साथ ही होंद का सामना करना पड़ रहा है। अगर वह बच जाता है तो वह जीत नहीं सकता। हालांकि अगर वह लड़ने पर जोर देता है तो वह क्षेत्र की बेड़ियों को नहीं तोड़ सकता। होंद एक क्षेत्र के साथ पहले से ही एक अजेय स्थिति में है। हर किसी की नज़र में ये जीवन मूल रूप से अब दुविधा में थी। यदि वह आगे बढ़ा तो वह भारी जल क्षेत्र में फंस सकता है, लेकिन यदि वह आगे नहीं बढ़ा तो वह केवल बच सका। वह बचना पसंद करेगा। कोई भी डोमेन के सामने गड़बड़ी करना नहीं चाहेगा। केवल एक चीज जो एक डोमेन का विरोध कर सकती है वह एक डोमेन है। तो जीवन का आंकड़ा भारी जल क्षेत्र में बचता रहा। पानी के तात्विक हाथ जो सीधे बाहर निकलते रहते थे, आकाश में एक घने जाल में उलझे रहते थे, लगभग उसे पूरी तरह से पकड़ लेते थे। हुश, तो जीवन का आंकड़ा सीधे हैवी वाटर डोमेन से हट गया, जिसने उन बड़े हाथों को पकड़ने से बचा लिया। भारी जल क्षेत्र, यह वास्तव में बहुत भारी और बेहद भारी था। अपनी फुर्ती से भी उन्हें लगा जैसे उन्हें प्रतिबंधित किया जा रहा है। उसकी हरकतें पहले की तुलना में बहुत कम चिकनी थीं। यह कहा जा सकता है कि उसके हाथ और पैर प्रतिबंधित थे। इसके अलावा इस भारी जल क्षेत्र की शक्ति न केवल घुसपैठियों की गति को कम करने में सक्षम थी, बल्कि यह घुसपैठियों को इस हद तक चूस सकती थी कि वे मौके पर नहीं चल सकते थे। सबसे भयानक बात यह थी कि यह भारी पानी निश्चित रूप से घुसपैठियों को अपनी भयानक गति से मांसपेटी में तोड़ सकता था। ये जीवन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। जैसा कि उन लोगों ने कहा, एक क्षेत्र वाले लोग लगभग अजेय स्थिति में थे। केवल एक चीज जो क्षेत्र का विरोध कर सकती थी वह क्षेत्र था। हालांकि ये जीवन भारी जल क्षेत्र से बच गए, लेकिन होंद का आक्रमण समाप्त नहीं हुआ। चूंकि उसने अपना तुरुप का पत्ता दिखा दिया था, यह अफसोस की बात होगी अगर वह ये शिवेन को नहीं मार सका। ये जीवन अपने दिल में थोड़ा चौंक गया क्योंकि इस भारी जल क्षेत्र में गति पर सबसे बड़ा संयम था। व्यक्ति जितना तेज था उसमें चलना उतना ही कठिन था। यदि भी लिक्सुआन अभी भारी जल क्षेत्र में गिर गया तो उसे मौके पर ही रोक दिया जाएगा। निश्चित रूप से जब भी लिक्सुआन ने इस क्षेत्र को देखा तो उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति तुरंत अधिक गरिमापूर्ण हो गई। इस तरह के भारी जल क्षेत्र से निपटने के तरीके के बारे में सोचते हुए वह थोड़ा भौचक्का हो गया। अगर इस तरह का इलाका देखा भी जाए तो इसे क्रैक करना मुश्किल था। क्षेत्र की विशिष्टता के कारण यह एक अजेय स्थिति में था। यहाँ तक अगर यह एक छद्म क्षेत्र था तब भी इसे क्रैक करना बहुत मुश्किल था। यह बेकार है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आज कहाँ भागोगे, तुम मरोगे। होंद एक पल में चिल्लाया और सीधे पानी की लहर के साथ दौड़ पड़ा। भारी जल क्षेत्र ने एक बार फिर ये जीवेन को अपनी चपेट में ले लिया। ये शिवेन ने पाया कि उसकी गति फिर से कम हो गई थी।
भारी जल क्षेत्र के बाहर के समय के साथ इसकी तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। क्षेत्र में कोई भी कमोबेश भारी जल क्षेत्र से प्रभावित होगा। हालांकि व्यक्ति जितना मजबूत होगा, प्रभाव उतना ही कम होगा। इस तरह का क्षेत्र निस्संदेह शरीर शोधन बिजली घर के लिए अधिक प्रतिबंधात्मक होगा। जिस समय येज़िवेन फिर से भारी जल क्षेत्र में घिरी हुई थी, ईहोन पहले ही ऊपर आ चुका था। जेड ब्रेकिंग दानव पंजा। एक पल में उसके 2 पंजों ने 10 जेड रंग के रिबन को पकड़ लिया, एक बड़े जाल में आपस में जुड़ गया। वह येज़िवेन को कफन देना चाहता था और उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। येज़िवेन ने अपने हाथ में उग्र कृपाण आभा उठाए और जेड ब्रेकिंग दानव पंजा के हमले को रोकते हुए तुरंत खुद को उसमें लपेट लिया। हालांकि यह भारी जल क्षेत्र में था, फिर भी येज़िवेन की गति आम लोगों के लिए हास्यास्पद रूप से तेज थी। दोनों जमीन से आसमान तक सभी की चकित निगाहों के नीचे लड़े। आकाश में ही दोनों में घोर युद्ध भी होने लगा। खासकर जब उन्होंने येज़िवेन को भारी जल क्षेत्र में देखा, तब भी वह आज़ादी से आ और जा सकता था। वही होंग से बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। वे थोड़े अवाक रह गए। यह वास्तव में मानव त्वचा में एक राक्षस है, नहीं तो वह इतना भयानक कैसे हो सकता है। येज़िवेन के लिए भारी जल क्षेत्र में प्रवेश करना एक बहुत बड़ी बाधा थी, लेकिन बिना लड़ाई के उसे पकड़ना असंभव था। ईहोन भी थोड़ा उदास था। अपने सभी साधनों का उपयोग करने के बाद भी वो येज़िवेन को हरा नहीं सका। येज़िवेन भी ईहोन की तरह उदास महसूस कर रही थी। यदि कोई भारी जल क्षेत्र नहीं होता तो वह ईहोन से बिल्कुल नहीं डरता। हालांकि भारी जल क्षेत्र के साथ येज़िवेन ने पाया कि वह पहले की तरह लचीला नहीं था। बेशक वह यह भी जानता था कि इस भारी जल क्षेत्र को बहुत लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता। यहाँ तक अगर यह सिर्फ एक छद्म क्षेत्र था तो खपत भयानक होनी चाहिए। आखिरकार यह लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म की ऊर्जा होनी चाहिए। अब जब उसके पास यह था तो इसकी कोई कीमत कैसे नहीं हो सकती थी। बिजली के वास्तविक संस्करण से बहुत कम होने के अलावा खपत भी भयानक थी। हालांकि यह येज़िवेन की शैली नहीं थी कि जब तक कि होंग इस तरह की खपत का समर्थन नहीं कर सकता और भारी जल क्षेत्र को वापस नहीं ले सकता, वह ऐसा नहीं करना चाहता था। हालांकि भारी जल क्षेत्र के लिए पारंपरिक साधन मूल रूप से बेकार थे जो छद्म क्षेत्र स्तर तक पहुंच गए थे। इसलिए येज़िवेन समस्या को हल करने के लिए कुछ ट्रम्प कार्ड का उपयोग कर सकती थी। उल्का विस्फोट अभी पूरा नहीं हुआ था। इसे केवल अर्ध तैयार उत्पाद के रूप में माना जा सकता है। यह बिल्कुल तैयार उत्पाद नहीं था। दानव क्यूई बम की खपत बहुत अधिक थी और यह बहुत ही आकर्षक था। आखिरी रहस्यमय बैंगनी एलियन फ्लेम थी। उसकी बैंगनी एलियन लॉ अभी अभी उजागर हुई थी। चूंकि यह उजागर हो गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी यह पहले से ही दूसरों के द्वारा जाना जाता था। यह सोचकर येज़िवेन को अचानक एक विचार आया। येज़िवेन के शरीर के आसपास की लपटों में बैंगनी रंग की लौ का स्पर्श चढ़ गया। अचानक ऐसा लगा जैसे उसने एक त्वरक जोड़ा हो और उसके शरीर पर आग की लपटें पागलपन से उबलने लगीं। यह परग्रही ज्वाला बड़ी अत्याचारी थी। यह आकाश में लहरों के माध्यम से तुरंत जल गया और सीधे एक बड़े छेद को जला दिया। कोई सोच सकता है कि यह कितना भयानक था। नीचे के लोग उत्साहित थे जब उन्होंने येज़िवेन के मजबूत प्रदर्शन को देखा, विशेष रूप से मानव कबीले के विशेषज्ञ। इस समय येज़िवेन ने पर्याप्त अत्याचारी ताकत दिखाए। वही होंग के भारी जल क्षेत्र में आसानी से नहीं गिरा। कम से कम वही होंग से ज्यादा करीब था। बैंगनी एलियन की लौ ने येज़िवेन को घेर लिया। हालांकि यह भारी जल क्षेत्र के भारी घेरे को तोड़ नहीं सका, लेकिन येज़िवेन के आसपास के भारी जल क्षेत्र को जला सकता था, जिससे येज़िवेन के लिए अस्थायी रूप से बचने की स्थिति पैदा हो गई। ज्वाला में येज़िवेन की गति में बहुत सुधार हुआ। उसके पीछे सुनहरे पंखों का जोड़ा अचानक फड़फड़ाया और उसकी गति अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई। वह सीधे ईहोंग के सामने पहुंचे जैसे कि उन्होंने टेलीपोर्ट किया हो। उसके हाथ में उग्र कृपाण तुरंत ईहोंग के शरीर पर फिसल गया, जिससे उसके शरीर पर एक बड़ा घाव हो गया। खून तुरंत फूट पड़ा। उसकी आंखें अविश्वास और विस्मय से भरी थीं। ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका क्योंकि उसने येज़िवेन की पूरी गति कभी नहीं देखी थी। येज़िवेन की गति पहले से ही शानदार थी जब उसने अपनी पूरी गति का उपयोग नहीं किया और अपने शैतानी पंखों को नहीं फैलाया। केवल अपनी फुर्ती तकनीक पर भरोसा करके ही उनकी गति पहले से ही शानदार थी। इसलिए कितने लोग सोचेंगे कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। ईहोंग ने अपनी ताकत को बखूबी छुपाया था, यहाँ तक कि उसके पास झूठे क्षेत्र जैसा तुरुप का इक्का भी था। उत्कृष्ट क्षेत्र के लिए यह वास्तव में भयानक था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन और भी ज्यादा गहराई में छिप जाएगी। बैंगनी लौ के अलावा येज़िवेन के पास वास्तव में एक तुरुप का इक्का था। यह तुरुप का पत्ता आश्चर्यजनक नहीं था, लेकिन यह गति थी। तेज 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 गति अकल्पनीय थी। इससे निपटना मुश्किल नहीं था। अगर कोई सावधान होता तो टेलीपोर्टेशन से भी इससे निपटने का एक तरीका था।
हालांकि यह इस समय अचानक हुआ। एक और कृपाण तेज थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अप्रत्याशित था। सभी ने सोचा कि एक शिवेन ने अपनी सारी चालें समाप्त कर दी हैं। बैंगनी लौ ने उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने सोचा कि एक शिवेन बैंगनी लौ की भयानक शक्ति का उपयोग करके अपना रास्ता नष्ट कर देगा। हालांकि एक शिवेन ने इस तरह के अचानक हमले का इस्तेमाल कर सभी को चौंका दिया। कुंजी ईहोन को गार्ड से पकड़ना था। उग्र कृपाण आभा ने सीधे ईहोन के शरीर पर एक बड़ा घाव कर दिया। लंबी कृपाण जहां भी जाती, मांस और हड्डियां बड़े करीने से काटी जाती थीं। उसकी कमर लगभग आधी कटी हुई थी। यदि उसने अंतिम क्षण में प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह मृत्यु से नहीं बच पाएगा। उसकी आंखों में खौफ अवर्णनीय था। उसे पहली बार लगा कि मौत उसके इतने करीब है। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि इस बार यह सिर्फ केक का एक टुकड़ा था। भले ही ये जीवेन के पास 1000 साधन हो, उसके भारी जल क्षेत्र के सामने ये जीवेन को हार माननी होगी। क्षेत्र की शक्ति का विरोध केवल क्षेत्र ही कर सकता था, जब तक कोई पहले से ही पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर लेता, अन्यथा एक सामान्य व्यक्ति के पास एक क्षेत्र कैसे हो सकता था। इसलिए वह आत्मविश्वास से भरे हुए थे। हालांकि वो एक शिवेन की बैंगनी लौ से डरता था, वो बस डर गया था। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन इतना घातक कृपाण हमला करेगी। यदि वह महत्वपूर्ण क्षण में चकमा नहीं देता तो वह कृपाण से मारा जाता। बचने का कोई मौका नहीं था। यह एक भयानक तथ्य था। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? दूसरे शब्दों में, उसने अपनी ताकत पहले ही छिपा ली थी। उसके दिमाग में एक पल में अनगिनत विचार कौंध गए। यह शब्दों में अवर्णनीय था। मौजूद सभी लोग सदमे में खड़े हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। शुरू में उन्होंने सोचा कि ईहोन द्वारा झूठा क्षेत्र डालने के बाद ये जीवेन का सबसे अच्छा परिणाम बच निकलना था, लेकिन वर्तमान परिणाम जो उन्होंने शुरू में सोचा था उससे बिल्कुल अलग था। यह भी कहा जा सकता है कि उनकी अपेक्षा के विपरीत यह बहुत दूर था, क्योंकि ऐसा लगता था कि एक शिवेन के पास हमेशा एक अप्रत्याशित तुरुप का इक्का हर किसी के लिए इंतजार कर रहा था। केवल एक ही जो आश्चर्यचकित नहीं था, वह शायद याओ कियान था। ये जीवेन ने तब उसे बचाया था। उस समय ये जीवेन ने दानव पंखों का इस्तेमाल किया था। केवल याओ कियान ही जानता था कि ये जीवेन उस समय एक पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर की जलती हुई लाश से बचने के लिए कितनी तेज थी। हालांकि उस समय वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह कुछ नहीं जानती थी। उसने येक शिवेन के पंखों को निकलते हुए नहीं देखा था, इसलिए हालांकि वह घबराई हुई थी, लेकिन वह केवल घबराई हुई थी। येक शिवेन ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। निश्चित रूप से ये जीवेन के पंखों की जोड़ी ने सभी को चौंका दिया। चाल चलते ही उसने ईहोन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ईहोन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तथाकथित परम तकनीक का उपयोग इस तरह किया जाना चाहिए। हालांकि वो जानती थी कि एक शिवेन का तुरुप का इक्का इससे कहीं अधिक था। कम से कम उसने उस अशुभ जानवर के प्रेत का उपयोग नहीं किया था। तो उसके पास और कितनी गुप्त तकनीकें थीं जो दूसरों के द्वारा खोजी नहीं गई थीं। वह थोड़ी उत्सुक थी, लेकिन सबके झटके से मैदान में हालात नहीं थमे। ये जीवेन की हरकतें बेहद तेज थीं। उसने फिर से पटक दिया। इस बार ईहोन तैयार था, लेकिन ये जीवेन द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह कैसे विरोध कर सकता था? टकराना। ईहोन सीधे ये जीवेन की कृपाण से दूर जा गिरा। उसने मुंह से खून बहाया और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। ये जीवेन फिर से बाहर निकली और ईहोन का पीछा किया। जब वह ईहोन को मारने वाला था, आकाश में एक बड़ा हाथ सीधे मैदान में पहुंच गया, ये जीवेन को पकड़ लिया। येक शिवेन ने अचानक एक भयानक आभा को तुरंत अपने ऊपर महसूस किया। ये जीवेन ने लगभग सहज रूप से अपनी पीठ पर हवा और गरजते पंखों को फड़फड़ाया और उसकी आकृति अचानक पागल हो गई, इस भयानक पंजे से बमुश्किल बचते हुए। इसके तुरंत बाद एक काले वस्त्र में एक बूढ़ा व्यक्ति अद्वितीय आभा के साथ आया। बदमाश, तुम मेरी लुप्त होती छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो। जैसे ही काले लबादे वाला बूढ़ा अंदर आया, उसने ये जीवेन को देखा जो एक आपदा से बच गया था। उसकी आंखों में कुछ सदमा सा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि येक शिवेन चकमा देगी। वह येक शिवेन को नहीं पकड़ सका, भले ही येक शिवेन तैयार न हो। हालांकि उसने जल्दबाजी में काम किया था, यह बच्चा वास्तव में सरल नहीं था। जब बूढ़ा आदमी अंदर आया तो येक शिवेन को अचानक कुछ घबराहट महसूस हुई। उसके पैरों के तलवों से सीधे उसके सिर पर अत्यधिक खतरे का आभास हुआ। पिछली बार उन्हें ऐसा एहसास तब हुआ था जब उन्होंने पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर की जलती हुई लाश का सामना किया था, लेकिन अब इस बूढ़े के सामने उसे ऐसा एहसास हुआ। एल्डर 18, यह वह है। उसने ई यंग को मार डाला। ईहोन ने उस घाव को ढकते हुए मुंह से खून निकाला जो आधा कटने वाला था। उसने येक शिवेन को बुरी तरह घूरा। उसने ई जियांगटियन के मामले का उल्लेख नहीं किया। पहले तो कोई सबूत नहीं था। उसके लिए ई जियांगटियन कुछ भी नहीं था।
वह सिर्फ एक साधारण कबीले का आदमी था। मर भी गया तो कोई बात नहीं। स्वाभाविक रूप से उसकी तुलना ये यंग से नहीं की जा सकती थी। भाई, तुम आज मुर्दा मांस हो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। एल्डर 18 ने अपनी मगरमच्छ की आंखों को टेढ़ा कर लिया। उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। यह येज़िवेन को मारने का पूर्वाभ्यास था। येज़िवेन ने अपने पीछे दानव के पंखों को लगभग खोल दिया था। वह घूमा और चला गया। इस भयानक आभा ने उन्हें एक मजबूत खतरा महसूस कराया। दूसरे शब्दों में, उसके सामने एल्डर 18 शायद उत्कर्ष क्षेत्र 9वें स्तर के शिखर में प्रवेश कर गया था। इस तरह के एक चरित्र, यहाँ तक गायब होने वाली छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले में एक उच्च श्रेणी के व्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए, जो बड़ों के बीच रैंक करता है। भीड़ के बीच अनगिनत लोगों ने अचानक कहा, एल्डर 18, क्या वह वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले का नया पदोन्नत बुजुर्ग है? ऐसा कहा जाता है कि यह एल्डर 18 निर्दयी है। वर्षों से उसने व्यक्तिगत रूप से कई प्रमुख घटनाओं की योजना बनाई है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से समुद्री कबीले में कई छोटे कुलों का सफाया करने के लिए टीम का नेतृत्व किया। वह इस समय यहाँ क्यों है? इस बार येज़िवेन खतरे में है। वह पहले से ही ट्रांसेंडेंट रियलम एपेक्स पर है। मुझे डर है कि वह बच नहीं सकता। येज़िवेन ने अपने दांत पीस लिए। इस समय वह केवल पहले ही बच सकता था। ईहोंग उसके प्रति जानलेवा इरादे से भरा था। वही होंग को क्यों नहीं मारेगा? यह सिर्फ दुख की बात है। यह बहुत दुख की बात है। सीनियर, तुम्हारा इस तरह आना जाना अच्छा नहीं है। इस समय याओकियान उठे, आगे बढ़े और कहा, छोटी लड़की, यह हमारी लुप्त होती छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले का व्यवसाय है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप व्यस्त न हों। एल्डर 18 ने याओकियान को एक दुर्भावनापूर्ण नज़र से देखा। उनकी बातों में खतरे की कोई कमी नहीं थी। वैसे भी यह हमारे सनी बांस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जगह है। येज़िवेन हमारे सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अतिथि भी हैं। हम यहाँ दूसरों को अहंकारी होने की अनुमति नहीं दे सकते, याओकियान ने निर्णायक रूप से कहा। मानो याओकियान के शब्दों के साथ सहयोग करने के लिए उसकी आवाज गिरने के बाद कई शक्तिशाली प्रभामंडल अचानक दूर नहीं उठे। ताकत के मामले में वे एल्डर 18 से कम नहीं थे। एल्डर 18, जो शुरू में आक्रामक था, इस समय अचानक उसका चेहरा ठंडा हो गया था। उसने याओकियान को चमकदार आंखों से देखा और कहा, क्या तुम सच में इस बच्चे को छुपाना चाहते हो? यह कवर करने के बारे में नहीं है। येज़िवेन हमारे सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अतिथि हैं। हमारे सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमारे मेहमानों को हमारे स्थान पर सताया जाए, याओकियान ने निडरता से कहा। हालांकि दूसरी पार्टी ट्रांसेंडेंट रियल 9th लेवल पीक विशेषज्ञ थी, लेकिन वह बिल्कुल भी डरी नहीं थी। ये सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्षेत्र था। ऐसा लग रहा था कि एल्डर 18 कुछ सोच रहा है। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने कहा, अगर ऐसा है तो हम अभी चलते हैं। आप इस बच्चे के लिए कवर करने के लिए पछताएंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह बच्चा नहीं छोड़ेगा। वह जीवन भर इसी स्थान पर रहेगा। एल्डर 18 लंबे समय तक यहाँ नहीं रहे। वह गंभीर रूप से घायल ईहोंग के साथ सीधे चला गया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसे यहाँ कोई फायदा नहीं हो सकता। यदि उसने वास्तव में एक चाल चली तो वह पीड़ित होगा और घबराहट में भाग जाएगा। इस समय नायक बनना निश्चित रूप से एक अच्छा विचार नहीं था। 18वीं एल्डर के आयोजन स्थल पर हंगामे के साथ युवा विशेषज्ञों का यह जमावड़ा भी किसी समय समाप्त हो गया। जैसा कि विशेषज्ञ प्रतिस्पर्धा करने और एक दूसरे से सीखने के लिए मंच से नीचे उतरे, देखने के लिए और कुछ नहीं था और यह जल्दी में समाप्त हो गया। यह कमोबेश एंटीक्लिमेटिक था। एल्डर 18 को ईहोंग के साथ जाते देख याओकियान ने अपने बगल में येज़िवेन को कुछ अफसोस के साथ कहते सुना, यह अफसोस की बात है कि मैं ईहोंग को नहीं मार सका। वह थोड़ी सहमी हुई थी। येज़िवेन एल्डर 18 से बच निकलने से संतुष्ट नहीं थी। वह अब भी ईहोंग को मारना चाहता था। ईयंग को मारने वाले तुज़िवेन ने पहले से ही लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले को पागल कर दिया था। अगर उसने ईहोंग को मार दिया तो वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला वास्तव में पागल हो जाएगा। यहाँ तक वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के 3 अधिपतियों में से एक के पास इस स्तर के कई युवा विशेषज्ञ नहीं थे। एक को खोना बहुत बड़ा नुकसान था। एक महान विशेषज्ञ जो भविष्य में कानून के दायरे में प्रवेश कर सकता था, एक बड़ी क्षति थी। वैसे भी आज मैंने तुम्हारे लिए चीजों को कठिन बना दिया है और मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है। येज़िवेन ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और उन्हें धन्यवाद दिया। यह कुछ भी नहीं है। चूंकि आप हमारे सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्षेत्र में हैं और आप मेरे द्वारा आमंत्रित अतिथि हैं, हम स्वाभाविक रूप से आराम से नहीं बैठ सकते। कहने की बात नहीं है। दूसरी पार्टी वैनिशिंग शैडो जहरीली मगरमच्छ कबीला है, याओकियान ने बेहोश होकर कहा। उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने मानव कबीले और समुद्री कबीले के बीच लड़ाई का बेहोशी से उल्लेख किया। किसी भी मामले में आप निश्चित रूप से मुझे इस समय में ले जाने के लिए लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले से जबरदस्त दबाव का सामना करेंगे। वास्तव में मैं जा सकता हूँ। वे मेरा कुछ नहीं कर सकते, येज़िवेन ने कहा।
सनी बैम्बू द्वीप पर लुप्त होती छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला गड़बड़ नहीं करेगा। आखिरकार इस समृद्ध बादल सागर क्षेत्र में वे कुछ नहीं कर सकते। याओ कियान ने आत्मविश्वास से कहा, एक और बात है, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप रुचि रखते हैं। सनी बैम्बू द्वीप पर वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला गड़बड़ नहीं करेगा। आखिरकार इस समृद्ध बादल सागर क्षेत्र में वे जो चाहें नहीं कर सकते। याओ कियान ने आत्मविश्वास से कहा, एक और बात है, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप रुचि रखते हैं। क्या है वह? ये जिवेन ने पूछा। याओ कियान ने कहा, यह मामला है, हमारे समृद्ध बादल सागर क्षेत्र में कैस दानव सागर नामक एक जगह है। याओ कियान ने कहा। ये जिवेन को पता चला कि फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में एक कैस दानव सागर था जहां समुद्री दानव कबीले रहते थे। यह समुद्री कबीले और दानव कबीले के संयोजन से निर्मित एक नया कबीला था। यह बचे हुए सीक्वेल में से एक था जब दानव कबीले ने प्राचीन बेरेंस महाद्वीप पर आक्रमण किया और दुनिया पर हावी होने की कोशिश की। बाद में दानव वंश के पराजित होने के बाद प्राचीन बेरेंस महाद्वीप पर अधिक छिटपुट दानव कबीले एकत्रित हुए। वास्तव में यह केवल फलता फूलता बादल सागर क्षेत्र नहीं था, कई समुद्री क्षेत्रों में कैस दानव सागर था। हालांकि पैमाना अलग अलग था, कुछ में शुद्ध दानव वंश भी हावी था। फलता फूलता बादल सागर क्षेत्र का कैस दानव सागर यहाँ से बहुत दूर नहीं था, यह केवल कुछ लाख मील दूर था। असीम समुद्र में यह वास्तव में दूर नहीं था। बहुत से लोग कैस दानव सागर को प्रशिक्षित करने के लिए एक अच्छी जगह मानते हैं। इसके अलावा राक्षसी समुद्री जानवरों के शरीर खजाने से भरे हुए थे जिन्हें उच्च कीमत पर बेचा जा सकता था। इसलिए इन राक्षसी समुद्री जानवरों का शिकार करने के लिए बड़ी संख्या में मानव कबीले और समुद्री कबीले विशेषज्ञ अराजकता दानव समुद्र में गए। विशेष रूप से अब जबकि शीर्ष 100 की सूची बहुत दूर नहीं थी, याओ कियान उससे पहले फिर से अनुभव हासिल करना चाहता था। वह अपनी ताकत में सुधार करने के लिए और अधिक समुद्री दानव कुलों को मारना चाहती थी। युवा विशेषज्ञों की इस सभा को आयोजित करने का एक मुख्य कारण यह था कि वह उन युवा विशेषज्ञों को एकजुट करने और वहां जाने के लिए एक छोटी सी टीम बनाने का अवसर लेना चाहती थी। हालांकि ये जिवेन के कारण यह विचार स्पष्ट रूप से बर्बाद हो गया था। उनकी टीम में न तो चाय परिवार और न ही वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं। वह जेड शैडो सी स्नैक कबीले से बिल्कुल भी परिचित नहीं थी। इस समय येक्षिवेन प्रकट हुई। उसके साथ उसके अच्छे संबंध थे और उसकी ताकत खराब नहीं थी। वह साथी था जिसकी उसे जरूरत थी, इसलिए उसने उसे आमंत्रित किया। ये जिवेन के दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे, लेकिन एक ही पल में उसने एक फैसला कर लिया। अच्छा, मैं जाऊंगा, हम कब चलेंगे? ये जिवेन ने पूछा। उसके लिए उसकी वर्तमान ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं थी। उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार करने की जरूरत थी और यह समुद्री दानव कबीला निस्संदेह उसके लिए एक अच्छा अवसर था। उसके पास, जिसके पास त्यान्युवान मिर था, उसके पास दानव कबीले के खिलाफ स्वाभाविक रूप से रोकने की क्षमता थी। भले ही वह अर्ध दानव वंश ही क्यों न हो, वह वही था। अराजक दानव सागर निस्संदेह अपनी ताकत में तेजी से सुधार करने का एक अवसर था। इस बार वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लान की उसके लिए शिकार ने उसे महसूस कराया कि उसकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी। लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले का सामना करने के बारे में भूल जाए, यहाँ तक सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी उसे आसानी से कुचल सकता है। चाहे वह शीर्ष 100 प्रतियोगिता के लिए हो या अपने अस्तित्व के लिए, उसे अपना सब कुछ झोंक देना था। 10 दिन, हम 10 दिनों में रवाना होंगे। आप अगले 10 दिनों के लिए हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रह सकते हैं। हम आपको 10 दिनों के बाद सूचित करेंगे, याओ कियान ने कहा। लेकिन अब मुझे डर है कि विलुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले ने एक अपरिहार्य जाल बिछा दिया है। कैसे बाहर निकलना एक समस्या है, ये जिवेन से पूछा। अगर वह अंदर घुसा तो उसके पास स्वाभाविक रूप से एक रास्ता था, लेकिन अगर उसे सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जाना पड़ा तो समस्या बहुत बड़ी होगी। हम स्वाभाविक रूप से अपना रास्ता है, याओ कियान ने मुस्कराते हुए कहा। सभा में ये जिवेन सुर्खियों में थी। उन्होंने चाई जियानमिंग, चाई जियानबेन को हराया और अंत में ही होन को घायल कर दिया। यह खबर तेजी से पूरे सनी बैम्बू द्वीप में फैल गई। इस समय पारलौकिक क्षेत्र से ऊपर की अनगिनत युवा प्रतिभाएं सनी बैम्बू द्वीप पर एकत्रित हुई थीं। यह भी कहा जा सकता है कि आसपास के अधिकांश युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ यहाँ एकत्र हुए थे। जो लोग इस सभा में खड़े हो सकते थे निस्संदेह सनी बांस द्वीप के आसपास के सभी युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों के बीच प्रसिद्ध हो गए। ये जिवेन एक काले घोड़े के रूप में अचानक अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया, खासकर चाहे वह चाई परिवार हो या वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला, वे छोटी ताकतें नहीं थीं। विशेष रूप से वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लान फ्लोरिस्ट क्लाउड सी रीजन के समुद्री कबीले के 3 अधिपतियों में से एक था। कबीले की ताकत अकल्पनीय थी। इस मामले में ये जिवेन बस उनकी आंखों में हवा के खिलाफ अपराध कर रही थी। ई होन को गंभीर रूप से घायल करना उतना आसान नहीं था।
चूंकि यंग उसके हाथों में पड़ गया था, ये जिवेन यीहोन को जाने भी नहीं देना चाहती थी। वह दोनों को मारना चाहता था। जब यह खबर सामने आई तो अनगिनत लोग हैरान रह गए। ये जिवेन बेहद साहसी लग रही थी। हालांकि ऐसे अस्तित्व का वर्णन करने का कोई तरीका नहीं था। ऐसा लग रहा था कि शुरू से ही ये जिवेन ने गायब होने वाली छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के खतरे को अपनी आंखों में नहीं डाला था। शुरुआत में ई जियांगटियन से ई यंग और ई होन तक उन्हें या तो बड़ा नुकसान हुआ या उनसे हार गए। ऐसा व्यक्ति वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले का अभिशाप था। वह जहां भी जाता, गायब होने वाली छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले को भुगतना पड़ता। हालांकि कई लोगों की नज़रों में ये जिवेन की किस्मत यहीं खत्म हो गई। हालांकि सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स अभी भी उसका बचाव कर रहा था। यह स्थिति कब तक बनी रह सकती है? द वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले ने सनी बैम्बू द्वीप के बाहर बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को पहरा देने के लिए भेजा था। जब तक ये जिवेन द्वीप छोड़ती, वह पकड़ा जाता, तो वह मर चुका होगा। बड़ी संख्या में वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों के घेरे में उसके लिए जीवित रहना असंभव था। कई लोगों को तो दया भी आई। बहुत अधिक मानव विशेषज्ञ नहीं थे, विशेषकर युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ। ये जिवेन एक काला घोड़ा था। यदि वह जीवित रह सका तो वह निश्चित रूप से इस शीर्ष 100 प्रतियोगिता में चमकेगा और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करेगा। लेकिन अब लुप्त होती छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के घेराव के साथ उसके लिए जीवित रहना असंभव था। न केवल बाहर के लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, बल्कि सनी बांस चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग भी इस पर चर्चा कर रहे थे। बहुत से लोग यह नहीं समझ पाए कि उच्चाधिकारियों ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला उद्देश्य सद्भाव को महत्व देना था। सद्भाव धन लाया। किसी भी ताकत को नाराज नहीं करना सबसे अच्छा था। यह लंबे समय तक जीवित रहने का तरीका था। लेकिन अब उन्होंने एक अप्रासंगिक व्यक्ति के लिए वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन, फ्लोरिस्ट क्लाउड सी रीजन के समुद्री कबीले के 3 अधिपतियों में से एक को नाराज कर दिया था। उनके लिए यह बिल्कुल नासमझी थी। हालांकि वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला अन्य मानव कबीले बलों के कारण सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए कुछ नहीं करेगा, यह सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए परेशानी का कारण बनने के लिए काफी निराशाजनक था। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कितना मुनाफा होगा। हालांकि सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स खराब नहीं था, लेकिन वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लान जैसे विशालकाय की तुलना में यह उल्लेख के लायक नहीं था। इस समुद्री क्षेत्र में एकमात्र मानव कबीला बल जो वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के साथ कुश्ती कर सकता था, वह सी ड्रैगन मैंशन था। सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर एक आंगन में याओकियान और एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास एक असाधारण असर था। डैडी, आपकी बेटी के जानबूझकर किए गए व्यवहार ने आप पर बहुत दबाव डाला है, इस समय याओकियान ने कहा। उसके सामने असाधारण भाव वाला सुंदर अधेड़ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि याओकियान के पिता थे, जो सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वर्तमान अध्यक्ष याओ जुनचेंग थे। यह सिर्फ कुछ गपशप है, मैं इसे दिल पर नहीं लेता। याओ जुनचेंग बस धीरे से मुस्कुराया और उसने इसे दिल पर नहीं लिया। यदि यह केवल एक साधारण व्यक्ति होता जिसने इस दृश्य को देखा और याओ जुनचेंग की पहचान नहीं जानता, तो वे शायद विश्वास नहीं करेंगे कि यह वह व्यक्ति था जिसने अपने नंगे हाथों से सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स का निर्माण किया था। सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स सनी बैम्बू द्वीप पर मूल बल नहीं था, लेकिन इसे याओ जुनचेंग द्वारा 1000 साल से भी अधिक समय पहले खरोंच से स्थापित किया गया था और सनी बांस द्वीप पर बिहेमोथ में से एक बन गया। रास्ते में सनी बांस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना के बाद से उन्होंने सभी प्रकार के तूफान देखे थे। इस स्तर की गॉसिप उनके लिए कुछ भी नहीं थी। यह सिर्फ केक का एक टुकड़ा था। इन सभी वर्षों में मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकांश मामलों को आपको सौंप दिया है और आपने इसे अच्छी तरह से प्रबंधित किया है। मेरा मानना कि आप एक लापरवाह व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए आपके पास अपने कारण होने चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए उन अफवाहों को दबा दिया है। याओ जुनचेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने मुझे बचा लिया, याओकियान ने बेहोश होकर कहा। उसके बिना मैं बहुत पहले मर गया होता। बस इस तथ्य के आधार पर कि उसने मेरी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, मैं एक बार उसकी रक्षा करूंगा। याओ जुनचेंग जोर से हंसे। याओकियान के वापस आने के बाद उसने उसे इस समस्या के बारे में बताया। वह उस समय की स्थिति को भी अच्छी तरह से जानते थे। अगर वह होता तो शायद वह ऐसा नहीं कर पाता। आखिरकार वे संबंधित नहीं थे, लेकिन ये जिवेन ने ऐसा किया। हालांकि ये शिवेन ने किया था। लोगों को एक नई रोशनी में देखने के लिए बस यही काफी था। इसके अलावा उसके पास बहुत क्षमता है। मैंने कभी उसकी क्षमता नहीं देखी। कुछ साल पहले वह सिर्फ एक आधा चरण पारलौकिक क्षेत्र था। मैंने कभी भी प्रगति की इतनी गति नहीं देखी है, इसलिए मुझे लगता है कि भविष्य में उसका एक आशाजनक भविष्य हो सकता है। याओकियान ने कहा। उसने याद किया कि वह ये जिवेन से कई बार मिल चुकी थी। जिवेन के अंदर जबरदस्त परिवर्तन होंगे।
वह हर बार और अधिक शक्तिशाली होंगे थी, किसी वजह से उसने येशिवेन को कदम दर कदम मजबूत होते देखा था। वह एक ऐसे बच्चे से बदल गया था जो उसकी आंखों में उल्लेख के लायक नहीं था, जिसकी तुलना आज उसके साथ की जा सकती है। आप इन चीजों के लिए निर्णय लेते हैं, मैं लुप्त होती छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले को संभाल लूंगा। याओ जुनचेंग बस मुस्कुराया और धीरे से कहा। याओ कियान की आंखें थोड़ी लाल थीं। दूसरों के सामने उसकी परी जैसी शक्ल बहुत पहले ही फेंक दी गई थी। याओ जुनचेंग के सामने कोई म्यूज याओ नहीं था, केवल उसकी बेटी थी। उसका फिगर हमेशा की तरह लंबा था, उसे हवा और बारिश से वैसे ही बचा रहा था जैसे वह एक बच्ची थी। जब पूरा सनी बैम्बू द्वीप इसके बारे में बात कर रहा था, येशिवेन खेती के करीब थी। 10 दिनों के लिए उसे सनी बांस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा संरक्षित किया जा सकता था। फिलहाल उन्हें बाहरी खतरों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उनके लिए भी यह एक दुर्लभ अवसर था। उसके 10 दिनों का एकांत उसके दायरे में सुधार के लिए नहीं था, बल्कि उस रात उसके उल्का विस्फोट के लिए था। इस कदम को उनके अंतिम तुरुप के पत्तों में से एक कहा जा सकता है। हालांकि उन्होंने इसे अभी तक पूरा नहीं किया था, इसे पहले से ही तुरुप का इक्का माना जा सकता था। तो ज़िवेन उल्का विस्फोट को पूरी तरह से कम करने के लिए इन 10 दिनों का लाभ उठाना चाहते थे। दूसरों के लिए यह करना बहुत कठिन काम हो सकता है। हालांकि येशिवेन के साथ ऐसा नहीं था। उनके पास रहस्यमय स्थान और ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष था। मूल रूप से वह इसे औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत कम समय में निकाल सकता था। उनके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। जब तक पर्याप्त स्पिरिट स्टोन थे, वह जल्दी से खेती कर सकता था। वह पूरी तरह से रहस्यमयी जगह में डूबा हुआ था। येशिवेन के नियंत्रण में त्यानयुवान दर्पण के अंदर अनगिनत स्पिरिट क्रिस्टल उसके रहस्यमय स्थान में उड़े ले गए। लिंकी की वह असंख्य मात्रा एक झरने की तरह थी और यह येशिवेन के शरीर में घुस गई। येशिवेन का शरीर क्रॉस लेग बैठा था, जैसे कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा झरने का बपतिस्मा प्राप्त कर रहा हो। जैसे जैसे अधिक से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा इसमें प्रवाहित होने लगी, उसके रहस्यमय स्थान में उल्का विस्फोट से प्राप्त जानकारी उसके मस्तिष्क में प्रवाहित होने लगी। उल्कापिंड के विस्फोट की छाप उसके मन पर और भी स्पष्ट होती गई। 10 दिनों के भीतर उल्का विस्फोट को कम करने में सक्षम होने के लिए वह कैस दानव सागर में अधिक ट्रम्प कार्ड रख सकता था। येशिवेन अपने दिव्य अर्थों में उस रहस्यमय स्थान में उठ खड़ी हुई। उसने अपनी 5 अंगुलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और लगातार बिग बैंग स्टारडस्ट फिस्ट विकसित किया। उसे इस रहस्यमय स्थान में किसी भी समस्या के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। येशिवेन को किसी भी समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। येशिवेन ने बार बार शैटर्ड स्टारफिस्ट का प्रदर्शन किया। हालांकि उसने ची का उपयोग नहीं किया और शक्ति इतनी महान नहीं लगती थी, उसके लिए यह सबसे स्वाभाविक क्षण था। जैसा कि उल्का विस्फोट की जानकारी थोड़ा थोड़ा करके निकाली गई थी, हर बार जब वह टूटे हुए स्टारफिस्ट का प्रदर्शन करता तो यह पहले से अधिक मजबूत होता। अंतिम चाल उल्का विस्फोट भी थोड़ा थोड़ा करके निकाला गया था। ऐसा लगता था कि येशिवेन का शरीर पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया था। यह एक असीम और अतुलनीय अंधेरा ब्रह्मांड था। ऐसा लगता था कि उसकी मुट्ठियां 2 लगातार गतिमान तारों में परिवर्तित हो गई थीं। ऐसा लगता था कि हर आंदोलन में उसके भीतर एक खास तरह के महान तरीके के निशान होते हैं। यह स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड में तारों के संचालन के नियमों के अनुरूप था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने पहले ही बिग बैंग स्टारडस्ट फिस्ट को भयानक हद तक जोड़ दिया था। उसने यह कहने का साहस नहीं किया कि वह मूल संस्थापक से आगे निकल सकता है। हालांकि उनका मानना कि वह पहले ही एक अत्यंत गहन स्तर पर पहुंच चुके थे। बिग बैंग स्टारडस्ट फिस्ट फायर क्लाउड के फॉलिंग स्काई हैंड से अलग था। ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी में हर कोई बिग बैंग स्टारडस्ट फिस्ट की उत्पत्ति को नहीं जानता था। वह केवल इतना जानता था कि यह ट्रू मार्शल स्कूल के पूर्ववर्तियों द्वारा नहीं बनाया गया था। इसके बजाय यह बहुत समय पहले अस्तित्व में था। इसके अलावा ट्रू मार्शल स्कूल के पूर्ववर्तियों ने केवल इसकी खोज की थी। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में भी शैटर्ड स्टारफिस्ट को एक श्रेणीबद्ध साधना तकनीक माना जाता था। अब येशिवेन मूल साधना तकनीक के ऊपर एक और चाल जोड़ना चाहती थी। इसकी ताकत इस कदम से कहीं आगे थी। उनके लिए यह कल्पना करना आसान था कि यह कितना मुश्किल था। यहाँ तक कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञों में भी उनमें से कई अभी भी मानव स्तर की तकनीकों का उपयोग कर रहे थे। अब येशिवेन वास्तव में एक अर्थ लेवल तकनीक बनाना चाहती थी। कोई सोच सकता है कि यह कितना कठिन था। जैसे ही उसने निष्कर्ष निकाला, समय धीरे धीरे बीत गया। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। तूफान उठने के लिए 10 दिन काफी थे। तूफान के थमने के लिए भी काफी था। इन 10 दिनों में येशिवेन का मामला लगातार चर्चा में रहा। हालांकि लोगों ने धीरे धीरे इसमें दिलचस्पी खो दी। आखिरकार इसमें शामिल व्यक्ति येशिवेन मरा हुआ लग रहा था। वह फिर कभी नहीं दिखा। तब से कोई और खबर नहीं थी। इससे उनकी दिलचस्पी और भी कम हो गई। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके येशिवेन द्वारा लाइमलाइट में लाया गया तूफान थोड़ा थोड़ा करके कम हो गया।
हालांकि इस मौके का फायदा उठाकर येज़िवेन का नाम भी तुरंत जाना जाने लगा। हालांकि लोगों को अभी भी नहीं पता था कि येज़िवेन शीर्ष 100 सूची में कितनी दूर तक जा सकती है। कम से कम एक बात स्पष्ट थी, और वह यह थी कि वह कम से कम शीर्ष 100 सूची में हो सकता था। कोई नहीं जानता था कि फले फूले बादल सागर क्षेत्र में कितने युवा विशेषज्ञ हैं जो उनसे अलग दिख सकते थे और शीर्ष 100 सूची में प्रवेश कर सकते थे। वे निश्चित रूप से मजबूत लोगों में सबसे मजबूत थे। येज़िवेन अचानक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई थी। हालांकि यह केवल सनी बैम्बू द्वीप पर उनकी प्रसिद्धि थी। सभी का मानना कि जब तक उन्होंने शीर्ष 100 सूची की प्रतियोगिता में भाग लिया तब तक वह रातों रात प्रसिद्ध होने से पहले की बात थी। शीर्ष 100 की सूची में शामिल किसी भी व्यक्ति पर वास्तव में कई लोगों ने ध्यान दिया था। बेशक आधार यह था कि वह वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के अपरिहार्य जाल से बच सकता था। इस समय 10 दिन बाद केवल वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ अभी भी येज़िवेन के सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। बहन याओ, आपको क्या लगता है कि भाई ये कब आएंगे? येज़िवेन के आंगन के बाहर बाई हनमो ने अधीरता से पूछा। यह जल्द ही होना चाहिए, याओ कियान ने शांति से कहा। वह अभी भी उदासीन सरस्वती याओ थी। यहाँ तक अगर वह समय समय पर बाई हनमो से नाराज होती थी तो भी वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी नज़र में बाई हनमो बस एक बच्ची थी जो अभी बड़ी नहीं हुई थी। आप कब वापस जाने की योजना बना रहे हैं? याओ कियान अचानक शामिल हो गए। यह अभी भी जल्दी है। मुझे अभी तक पर्याप्त मजा नहीं आया है। मैं वापस नहीं जाना चाहता, बाई हनमो ने लापरवाही से कहा। वे तुम्हें जल्द ही यहाँ ढूंढ लेंगे। तुम बहुत देर तक छुप नहीं सकते, याओ कियान ने बेहोश होकर कहा। इसीलिए मैं आपके साथ कैस दानव सागर जाना चाहता हूँ। बाई हनमो स्मार्ट लग रही थी। घर की तुलना में बाहर बहुत मजा आता है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते। अपने घटिया कौशल के साथ अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम मर जाओगे। इसमें क्या बात की जाए, याओ कियान ने कहा। अगर याओ कियान के प्रशंसकों में से कोई भी मौजूद होता तो उनकी आंखें उनके सॉकेट से बाहर निकल आती। उनके दिलों में उदासीन और बेदाग परी याओ कब इतनी जहरीली हो गई। दीदी, मैं उतना कमजोर नहीं हूं जितना आपने कहा था। क्या मैंने उस बी हनहाई को सबक नहीं सिखाया था? बाई हनमो ने असंतुष्ट होकर कहा। याओ कियान जब इस पर आया तो असहाय था। बी हनहाई की 99 रखेलें थीं। भले ही यह सच था, वह इसके बारे में निजी तौर पर बात कर सकते थे। चूंकि उसने उसके सामने यह कहा था, इसलिए वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकी। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप एक शक्तिशाली से नहीं मिले हैं, याओ कियान ने बेहोश होकर कहा। उसने तुरंत बाई हनमो की असंतुष्ट बुदबुदाहट की एक झलक देखी। हालांकि उसने यह नहीं सुना, लेकिन वह सोच सकती थी कि वह शायद कह रहा था कि उसकी ताकत उससे ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती। वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि बाई हनमो अक्सर अविश्वसनीय थी, लेकिन उनकी साधना प्रतिभा उनमें से एक थी जिसे उन्होंने अपने जीवन में देखा था। यहाँ तक येज़िवेन भी अपने दिल में बाई हनमो जितनी शक्तिशाली नहीं थी। यदि बाई हनमो खेती करने के लिए प्रयास करने को तैयार होती तो उसकी वर्तमान खेती एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाती। उसे बाई हनमो की साधना प्रतिभा पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था। वास्तव में बाई हनमो की ताकत से कोई समस्या नहीं थी। येज़िवेन का दायरा बाई हनमो की तुलना में कम था, लेकिन वह पहले से ही दुनिया की यात्रा कर रहा था। सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खुफिया नेटवर्क ने पूरे फूले हुए बादल सागर क्षेत्र को कवर किया, लेकिन उन्हें येज़िवेन की पृष्ठभूमि नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन कहीं से भी दिखाई दे रही है। अगर वह एक चट्टान से बाहर नहीं कूदा तो केवल एक ही स्पष्टीकरण था। उन्होंने अन्य स्थानों से यात्रा की। उत्कृष्ट क्षेत्र में पहुंचने के बाद यात्रा करने के लिए बाहर जाने में कुछ भी गलत नहीं था। हालांकि जिस चीज ने उन्हें वास्तव में चिंतित किया वह बाई हनमो का चरित्र था। वह एक बच्चे की तरह था। अगर उसका सामना किसी दुष्ट व्यक्ति से होता तो वह शायद दूसरों को बेचे जाने के बाद पैसे गिनने में मदद करता। येज़िवेन के विपरीत, जो पूरी तरह से लड़े, बाई हनमो की साधना बहुत आसान थी। आसानी से पारलौकिक क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंचने में उसे येज़िवेन के समय से आधे से भी कम समय लगा। यह ठीक था क्योंकि यह बहुत आसान था कि बाई हनमो को आवश्यक अनुभव का अनुभव नहीं हुआ। यही वह बिंदु भी था जिसके बारे में याओ कियान सबसे अधिक चिंतित था। शायद उसके लिए बाहर जाना और अधिक अनुभव करना अच्छी बात है। याओ कियान ने बाई हनमो को देखा और चुपके से सोचा। उसके सोचने की प्रतीक्षा किए बिना उसने छोटे से आंगन के दरवाजे को चरमराते हुए खुलते हुए सुना। ये जीवेन के अलावा और कौन हो सकता है? हालांकि जिस बात ने उसे थोड़ा अजीब महसूस कराया वह यह थी कि इन 10 दिनों में ही वो येज़िवेन में एक तरह का बदलाव महसूस कर सकती थी। इसे पुनर्जन्म नहीं माना जा सकता था, लेकिन उस तरह का बदलाव गहरे स्तर पर था। वह एकाएक इसे समझ नहीं पाए। यह हल्का हल्का दिखाई दे रहा था, मानो घने कोहरे में छिपा हो। हालांकि यह एहसास कुछ पल के लिए ही रहा।
उस क्षण के बाद येशिवेन के शरीर में बदलाव की भावना गायब हो गई, जैसे कि उसे रोक दिया गया हो। इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। येशिवेन के चेहरे पर उत्साह की अदम्य अभिव्यक्ति दिखाई दी। 10 दिनों में उन्होंने आखिरकार उल्का विस्फोट के सभी सार को निकाल दिया। यह उनकी सबसे मजबूत हत्यारा चाल होगी। यहाँ तक अगर वह अब ट्रांसेंडेंट रियल्म 7वें स्तर के विशेषज्ञ के साथ लड़ता है, जब तक कि वह सावधान नहीं था, वह उल्कापिंड के फटने से मारा जाएगा। हालांकि यह भी एक कीमत के साथ आया था। जिस स्पिरिट क्रिस्टल ने 100 मिलियन की सीमा को तोड़ने के लिए इतना प्रयास किया था, वह एक बार फिर 100 मिलियन से नीचे गिर गया, सीधे केवल 50 मिलियन तक गिर गया। यह खपत कम नहीं थी। हालांकि उल्का विस्फोट भी घटाया गया था, जो एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक तावीज होने के बराबर था। उसके लिए यह निश्चित रूप से इसके लायक था। वास्तव में यह इसके बहुत लायक था। यदि वह पूर्ण शक्ति के लिए इसका आदान प्रदान नहीं कर सका, तो स्पिरिट क्रिस्टल उसके लिए बेकार थे। नहीं, बस समय पर, याओ कियान ने मुस्कराते हुए कहा। क्या इस बार हम में से केवल 3 हैं? येशिवेन ने पूछा। उसने देखा कि आसपास कोई सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदस्य नहीं लग रहा था, इसलिए उसने पूछा। क्योंकि यह सिर्फ एक अनुभव है, हम में से केवल 3 हैं। हालांकि कैस दानव सागर में प्रवेश करने से पहले हम और साथियों की भर्ती करेंगे। यह देखकर कि येशिवेन ज्यादा कुछ नहीं जानती, याओ कियान ने समझाया। यह पता चला कि कैस डेमन सी में ज्यादातर लोग 2 और 3 के समूह में गए थे। वे एक बड़ी टीम का आयोजन नहीं करेंगे, इसलिए संयुक्त यात्राओं के कई मामले सामने आए। कैस डेमन सी में प्रवेश करने से पहले याओ कियान कुछ और लोगों को शामिल होने के लिए आमंत्रित करेगा। इस तरह टीम पूरी हो जाएगी। एक बड़ी टीम की तुलना में एक टीम का आकार सबसे उपयुक्त और सबसे अधिक लचीला था। कैस डेमन सी में बड़ी संख्या में समुद्री राक्षसों का सामना करने की संभावना थी। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के साथ बचना आसान नहीं था। बेशक अस्थायी टीम स्वाभाविक रूप से उन तीनों की तरह करीब नहीं थी। तो एक अच्छा टीममेट कैसे चुने, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। येशिवेन के तैयार होने के बाद तीनों ने सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नहीं छोड़ा, बल्कि सीधे सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंटीरियर में गए। वे सनी बैम्बू द्वीप को सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुप्त मार्ग से छोड़ना चाहते थे। एक उभरते हुए राक्षस के रूप में ऐसे कई गुप्त मार्ग होने चाहिए। यह रक्षा के लिए होना चाहिए। विनाश के खतरे के मामले में वे गुप्त मार्ग से बच सकते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि याओ कियान को इतना विश्वास था कि वह लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के पीछा से बच सकती है। जब आधे घंटे बाद तीनों फिर से प्रकट हुए, तो वे पहले से ही सनी बांस द्वीप से दूर एक समुद्री क्षेत्र में थे। यह वह स्थान था जहां से सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक गुप्त मार्ग गुजरता था। हमें जल्दी निकलना है। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के पास हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुखबिर होने चाहिए। यदि आप गायब हो जाते हैं, तो मुझे डर है कि उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। उस समय, हालांकि वे नहीं जानते कि हमने कौन सा रास्ता चुना है, वे जल्दी से हमारा शिकार करने के लिए एक महाजाल लॉन्च करेंगे। हमारे कैस डेमन सी में जाने की खबर उनके द्वारा जल्द ही खोज ली जाएगी। उस समय वे कैस डेमन सी तक हमारा पीछा कर सकते हैं। याओ कियान ने कहा। तुम किससे डरते हो? जितने लोग आने की हिम्मत करेंगे, मैं उतने ही गायब छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के लोगों को मारूंगा। बाय हनमो अब भी लापरवाह दिख रही थी। उसने लुप्त होती छाया जहरीली मगरमच्छ के कबीले को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला। तुम क्या जानते हो? मुझे डर है कि लुप्त होती छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के लोग इस समय वास्तव में गुस्से में हैं। याओ कियान ने येशिवेन को देखा और सार्थक रूप से कहा, मुझे डर है कि असली शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ प्रकट होंगे यदि वे इस बार हम पर हमला करते हैं। यदि हम उस समय उनके द्वारा पकड़े जाते हैं, तो मुझे डर है कि हमारे जीवन भी खतरे में हैं। इसलिए हम उनसे जितना संभव हो उतना ही बच सकते हैं। एक बार जब हम अराजकता दानव समुद्र में प्रवेश करते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। अराजकता दानव समुद्र में सभी प्रकार के बदमाश और ड्रैगन हैं। सभी प्रकार की ताकतें आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक गायब होने वाली छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले को भी कवर नहीं कर सकती है। एक हाथ से आसमान, सही मायने में अत्याचारी समुद्री दानव कबीला कभी भी गायब होने वाले छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले को कैस दानव समुद्र में अपने जाल का विस्तार करने की अनुमति नहीं देगा। लुप्त होती छाया विषैला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ भी आ जाएं तो संख्या ज्यादा नहीं होगी। याओ कियान ने विश्वास के साथ कहा। यहाँ आने से पहले ही उसने सारी योजना बना ली थी। सभी संभावित समस्याओं पर विचार किया गया। केवल इसी के साथ वह बाय हनमो से कहीं अधिक परिपक्व थी। कैस डेमन सी की स्थिति ने वास्तव में उसे आश्वस्त किया। हालांकि कैस दानव सागर अस्त व्यस्त था, यह एक बीहेमोथ का क्षेत्र था जो राक्षसी समुद्री कबीला था। जिस कारण से यह प्रशिक्षण का स्थान बन गया वह राक्षसी समुद्र कुल के भोग के कारण था।
हालांकि ये मानव कबीले और समुद्री कबीले विशेषज्ञ बड़ी संख्या में राक्षसी समुद्री कबीले के विशेषज्ञों को मारते थे। जब वे आते थे उसी समय कई राक्षसी समुद्री कबीले विशेषज्ञ भी रक्त और अग्नि के माध्यम से अनुभव प्राप्त कर सकते थे। जो मर गए वे मर गए, लेकिन जो बच गए वे अक्सर विशेषज्ञ बन सकते थे। इन मानव कबीले और समुद्री कबीले के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण के लिए राक्षसी समुद्री कबीले का इस्तेमाल किया, लेकिन शैतानी समुद्री जानवर भी उन्हें प्रशिक्षण लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करते थे। तीनों दलों के उच्च अधिकारी अच्छी तरह से जानते थे कि केवल खून और आग में ही एक सच्चा विशेषज्ञ पैदा किया जा सकता है। ग्रीनहाउस या पालने में एक सच्चे विशेषज्ञ का उत्पादन करना असंभव था। यह जहरीले कीड़ों को पालने जैसा ही सिद्धांत था। सबसे मजबूत व्यक्ति ही जीवित रह सकता था, भले ही बाकी सभी मर चुके हों, फिर भी वे मूल्यवान थे। यह व्यक्तियों के लिए क्रूर था, लेकिन यह पूरे कबीले के लिए मूल्यवान था। चलो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। येज़िवेन ने कुछ देर सोचा और तुरंत समझ गई कि याओ कियान ने जो कहा वह सही था। यह देखकर कि दोनों ने ऐसा कहा, बाई हनमो के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अपेक्षाकृत बोलते हुए वह जितनी जल्दी हो सके कैस दानव सागर में प्रवेश करने के लिए उत्सुक था। दूसरों के लिए यह एक बहुत ही खतरनाक जगह हो सकती है, लेकिन उसके लिए यह एक बहुत ही मजेदार खेल का मैदान था। उन तीनों के पास कोई राय नहीं थी, इसलिए वे जल्दी से चले गए। निश्चित रूप से, जैसा कि याओ कियान ने उम्मीद की थी, उनके जाने के बाद केवल आधे घंटे में बड़ी संख्या में राक्षसी समुद्री जानवर कबीले के विशेषज्ञ पहुंचे। नेता एल्डर 18 था, उसके पीछे ई होंग था। इलाज के बाद येज़िवेन की चोट पूरी तरह से ठीक हो गई थी। धिक्कार है, ये मनुष्य वास्तव में भाग निकले। ई होंग की आंखें लाल थीं और उसने शातिराना अंदाज में कहा, येज़िवेन द्वारा पराजित होना उसके जीवन की सबसे बड़ी शर्म की बात थी। अगर येज़िवेन नहीं होती तो वो इतना दुखी कैसे हो सकता था। अपने पूरे जीवन में वह कबीले में अपने साथियों के बीच लगभग अजेय रहा। उत्कृष्ट क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को छोड़कर अन्य प्रतिभाएं भी उनके तेज पर हावी नहीं हो सकीं। इस बार उसने सोचा कि यह केक का एक टुकड़ा होगा, लेकिन उसे येज़िवेन के हाथों एक बड़ा नुकसान हुआ और वह लगभग मर ही गया। यदि यह 18वें एल्डर के लिए अपनी स्थिति की अवहेलना और जबरन हस्तक्षेप करने के लिए नहीं होता तो वह लंबे समय तक मर चुका होता। जब भी वह इस दृश्य के बारे में सोचता तो वह गुस्से से कांप उठता। येज़िवेन ने उसे अपमानित किया था। केवल येज़िवेन को मारकर, उसके शरीर को हजारों टुकड़ों में तोड़कर और उसकी आत्मा को जलाकर राख करके वह वास्तव में इस अपमान को धो सकता था। सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे अंदरूनी सूत्र के अनुसार उस कुतिया ने उसे भागने में मदद की। एल्डर 18 ने उदास निगाहों से कहा। उसकी आवाज ठंडी और जानलेवा इरादे से भरी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले का जासूस होगा। उसका ठिकाना हमारे हाथ में है। यह अफसोस की बात है कि हम नहीं जानते कि वे कहाँ गए। ई होंग ने कुछ अफसोस के साथ कहा। उनके गुप्त मार्ग की दिशा को देखते हुए वे केवल एक ही स्थान पर जा सकते हैं, जो कि कैस डेमन सी है। केवल कैस डेमन सी फूले हुए बादल सागर क्षेत्र में प्रमुख बलों के लिए एक निषिद्ध स्थान है। यहाँ तक हमारे लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले भी इस जगह तक नहीं पहुँच सकते। अगर वे बचना चाहते हैं तो एक ही जगह है, अराजकता दानव सागर। 18वें बुजुर्ग याओ कियान की दिशा लगभग तुरंत निर्धारित करने में सक्षम थे। उसके जैसी एक अनुभवी बूढ़ी लोमड़ी के लिए बहुत सी चीजें थीं जो वह लगभग एक पल में निर्धारित कर सकता था। अगर वे कहीं और चले जाते तो वे हमारे कबीले के अपरिहार्य जाल में गिर जाते। उनके लिए बचना असंभव होगा। मुझे विश्वास है कि उस छोटी कुतिया ने निश्चित रूप से यह सोचा है, इसलिए मुझे यकीन है कि वे निश्चित रूप से अराजक दानव सागर में गए हैं। एल्डर 18 के पीछे लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के कई विशेषज्ञों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। एल्डर 18 के फैसले के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो चलो जल्दी करो, ई होंग ने अधीरता से कहा। नहीं, अराजकता दानव सागर में यह एक वर्जित जगह है। नहीं, यह अराजकता दानव सागर में एक निषिद्ध जगह है। हालांकि राक्षसी समुद्री जीव अराजक लगते हैं, वे इस मुद्दे पर बहुत एकजुट हैं। उन्होंने हमें वहां बड़ी संख्या में लोगों को भेजने से मना किया है। यहाँ तक अगर हम जाना चाहते हैं तो हम इसे केवल एक छोटी टीम के रूप में ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं जाता हूं तो मेरे जैसे लोग बहुत स्पष्ट होंगे। यह निश्चित रूप से राक्षसी समुद्री जीवों के उच्चतर का ध्यान आकर्षित करेगा। उस समय यह तूफान का कारण बनेगा। मैं न जाऊं तो अच्छा है और तुम चले जाओ, 18वें बुजुर्ग ने कहा। मई जा। ई होंग अचानक शर्मा गया। वह लज्जित और क्रोधित था। उसने सोचा कि एल्डर 18 ने जानबूझकर उसे अपमानित किया है। वह पहले येज़िवेन का विरोधी नहीं था। अगर उसे अकेले येज़िवेन को घेरना होता तो वह केवल खुद को येज़िवेन की मौत के लिए भेज रहा होता। यह सुझाव केवल एक अपमान था। लेकिन फिर उसने सोचा कि एल्डर 18 ऐसा नहीं होगा। उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को शांत किया और सुनना जारी रखा।
ऐसा प्रतीत होता है कि एल्डर 18 ने ई हॉर्न की प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं देखी। उन्होंने जारी रखा, अब हमारे कबीले के क्राउन प्रिंस और कई अन्य युवा विशेषज्ञ यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। आपके अंदर जाने के बाद तुरंत उनसे मिलने का रास्ता खोजें। फिर उन्हें इन लोगों को खत्म करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करने दें। मैं भी लोगों का नेतृत्व करूंगा। अराजकता दानव सागर की परिधि की रक्षा करें। जब तक वे प्रकट होने का साहस करेंगे वे मर जाएंगे। ई होंग एल्डर 18 का अर्थ तुरंत समझ गए। वह बहुत खुश हुआ। अगर क्राउन प्रिंस मगरमच्छ होता तो एक शिवेन मर जाती। जीवित रहना बिल्कुल भी असंभव था। शक्तिशाली क्राउन प्रिंस मगरमच्छ के सामने ये जीवेन बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सका। यह एक मरा हुआ अंत था। वे बाहर आए या नहीं, यह एक मृत अंत था। जीवित रहने का कोई उपाय नहीं था। हालांकि उसने येज़िवेन को अपने हाथों से नहीं मारा था, लेकिन वह इस समय इतनी परवाह नहीं कर सकता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके दिल का भीतरी दानव बड़ा और बड़ा होता जाएगा। अंत में उसके लिए मौके पर आत्मा विनाश करना संभव था। इसके अलावा वह यह भी अच्छी तरह जानता था कि उसकी ताकत यक्षिवेन की विरोधी नहीं थी। किसी और का हाथ उधार लेना अच्छा था। एक पूरे दिन के बाद वे तीनों आखिरकार कैस दानव सागर की परिधि में आ गए। परिधि से ही उन तीनों ने महसूस किया कि अंदर से एक भयानक शैतानी हवा बह रही थी, जो आसपास के लिंकी को शैतान ऊर्जा में बदल रही थी। यह असाधारण रूप से भयानक था और येज़िवेन अंदर से शैतानी जानवरों की दहाड़ भी सुन सकता था। यह सिर्फ समुद्री कबीला ही नहीं था जो शैतान क्यूई से संक्रमित था और समुद्री दानव कबीले में बदल गया। समुद्र में कई भयंकर जानवर भी राक्षसी समुद्री जानवरों में बदल गए। वे समुद्र में सामान्य भयंकर जानवरों की तुलना में बहुत अधिक खूंखार थे। विशेष रूप से कैस डेमन सी जैसे वातावरण में राक्षसी समुद्री जानवर निश्चित रूप से एक भयानक कबीले थे जो समुद्री दानव कबीले के बाद दूसरे स्थान पर थे। उन तीनों ने सीधे कैस दानव सागर में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने पास के कैस दानव शहर में प्रवेश किया। यह पूरे कैस दानव सागर पर बना शहर था। चाहे वे प्रवेश करने वाले हों या बाहर निकलने वाले हों, वे पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करने के लिए पास में ही रुक जाते थे। वे तीनों सीधे कैस डेमन सिटी में चले गए। अराजकता दानव शहर अभी भी एक अराजक दृश्य था। उन तीनों ने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। याओ कियान एक बार कैस दानव शहर गया था। यह उन दोनों से बहुत अच्छा था जो अंधेरे में थे। शायद यह दानव आभा से संक्रमित था, इसलिए संपूर्ण कैस दानव शहर बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत अधिक अराजक था। यहाँ कोई नियम नहीं थे। यदि कोई नियम होना ही था तो एक ही नियम था, और वह यह था कि जिसकी मुट्ठी बड़ी होगी वही सुनेगा। कैस डेमन सिटी में प्रवेश करने के 1 घंटे से भी कम समय में उन्होंने 2 झगड़े देखे। यहाँ तक उनमें से एक की मौत भी हो गई। इस वजह से सभी ने इस स्थिति को उदासीनता से देखा। इस मामले को निपटाने के लिए कोई आगे नहीं आया। यह इस वजह से भी था कि येज़िवेन वास्तव में कैस डेमन सी में अराजक स्थिति देख सकती थी। जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक अराजक था। यदि कैस डेमन सिटी को अराजक माना जाता था तो कैस डेमन सी असली नरक था। बोलने के लिए कोई नियम नहीं थे। वहां पर कोई भी राक्षस में परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि उन्हें बांधने का कोई नियम नहीं था, सबकी महत्वाकांक्षा पल भर में अनगिनत गुना बढ़ गई थी। यहाँ तक कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने हृदयों में बढ़ती महत्वाकांक्षा के कारण ची राक्षस से संक्रमित हो गए थे और मानव दानव या नए समुद्री राक्षसों में विकसित हो गए थे। वे कैस दानव सागर में घूमते हुए बेहद भयानक हत्यारे बन गए, विशेष रूप से यहाँ से आए समुद्री कबीले या मानव कबीले के विशेषज्ञों का शिकार करते हुए। इस अराजकता दानव शहर में मानव कबीले और समुद्री कबीले के बीच कोई भेद नहीं था, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हर कोई अराजकता दानव शहर में केवल एक उद्देश्य के साथ आया था और हर कोई एक प्रतियोगी था। यह जगह दिलचस्प है, किसी को इसकी परवाह नहीं है। इस अराजक दृश्य को देखकर बाय हनमो को जरा भी चिंता नहीं हुई। इसके विपरीत वह थोड़ा उत्तेजित भी था। उसके जैसे अधर्मी बच्चे के लिए कोई भी नियम केवल संयम होगा। यह वही था जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करते थे। हाँ, यह मेरा पसंदीदा है। याओ कियान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उन दोनों को एक होटल में ले गई और चुपचाप प्रतीक्षा करने लगी। बहन याओ, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम अभी तक क्यों नहीं गए? बाय हनमो ने पूछा। येज़िवेन ने भी याओ कियान को देखा। हालांकि उनका मानना कि याओ कियान के अपने कारण होने चाहिए, नहीं तो वह इस तरह की हरकत नहीं करती। आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। याओ कियान बस मंद मंद मुस्कुराया। तीनों ने आधा घंटा और इंतजार किया। तभी बाय हनमो थोड़ी अधीर थी। इस समय रेस्तरां की पहली मंजिल से एक स्पष्ट आवाज आई। बहन याओ, जब आप कैस दानव शहर लौटी तो आप हमारे पास क्यों नहीं आईं? इस स्पष्ट आवाज के साथ इमारत के नीचे से गंदे कदमों की आहट आई। सबकी आंखों के सामने 3 आकृतियां प्रकट हुईं। यह 2 पुरुषों और एक महिला का समूह था। सबसे आगे एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके भूरे बाल और दाढ़ी थी। उनके पास एक मजबूत आकृति और उनके चेहरे पर हार्दिक मुस्कान थी।
उसके पीछे एक नौजवान था जो लगभग 20 साल का लग रहा था। उसने एक शानदार पोशाक पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर उत्तेजना का संकेत था क्योंकि उसने सीधे याओ कियान को देखा। उसके बगल में एक बिस्वा दशा में एक महिला थी। वह साधारण दिखती थी लेकिन उसमें थोड़ी वीरता थी। उनके पास एक वीर आभा थी जो आम महिलाओं के पास नहीं थी। ये तीन लोग जल्दी से ये शिवेन की आंखों में समा गए। ये जिवेन का दिल हिल गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बातें सुनकर वह लगभग अनुमान लगा सकता था कि याओ कियान एक पुराना परिचित था। याओ कियान पहली बार कैस दानव सागर में नहीं आया था। यह उसका दूसरी बार था। संभवतः ये वही दोस्त होने चाहिए जिनसे वह पिछली बार मिली थी। यह आश्चर्यजनक नहीं था। इस समय ये जिवेन को अंततः एहसास हुआ कि याओ कियान इन लोगों के लिए यहाँ इंतजार कर रहा था। जिस क्षण युवक ने याओ कियान को देखा वह अचानक उत्तेजित हो गया। हालांकि जब उसने अपने बगल में ये जिवेन और बाई हनमो को देखा तो वह अचानक थोड़ा उदास हो गया। बहन याओ, ये लोग कौन हैं? बाई हनमो थोड़ी उत्सुक थी, इसलिए उसने सीधे ही पूछ लिया। बाई हनमो का संबोधन सुनकर युवक ने राहत की सांस ली। बाई हनमो के प्रति उसकी शत्रुता बहुत कम हो गई थी। शेष शत्रुता ये शिवेन के शरीर पर पड़ी। हालांकि यह बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ था। ये जिवेन इन आभामंडल के प्रति बहुत संवेदनशील थी। यह उससे कैसे छुपाया जा सकता था? लगभग एक पल में ये शिवेन ने इसे देखा। ये जिवेन की भौहें थोड़ी झुर्रीदार थीं। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि इस युवक की दुश्मनी कहाँ से आई थी, लेकिन वह अपने दिल में बहुत असहज महसूस कर रहा था। उसे नहीं पता था कि यह किस तरह की गलतफहमी थी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह युवक उसके प्रति शत्रुतापूर्ण था और यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। हालांकि इन तीनों लोगों की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे याओ कियान के दोस्त थे। ये शिवेन ने अपना आपा नहीं खोया, लेकिन उसने इसे चुपके से अपने दिल में याद कर लिया था। मैं आपका परिचय कराता हूँ। यह कैस डेमन सिटी में प्रसिद्ध दानव शिकार दस्ते भालू दस्ते है। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता था। यह कप्तान जियोंग चेंगजी, हे यूलोंग और मेरी सबसे अच्छी बहन यू सिसी हैं। याओ कियान ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई और तुरंत परिचय दिया। यह मेरा भाई बाई हनमो है और यह मेरी दोस्त ये जिवेन है। ये जिवेन का नाम सुनकर सभी की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हालांकि ये जिवेन सनी बैम्बू द्वीप पर प्रसिद्ध था, फिर भी वह कैस दानव सागर में कोई नहीं था। भले ही उन्होंने कैस डेमन सी में अपने लिए एक नाम बनाया हो, यह सभी के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। कैस डेमन सी में विभिन्न स्थानों पर ऐसे प्रसिद्ध पात्रों की कमी नहीं थी। यह भी कहा जा सकता है कि कैस दानव सागर फले फूले बादल सागर क्षेत्र का लगभग मुख्य क्षेत्र था। जो अराजक दानव सागर में बिना किसी बाधा के आ जा सकते हैं, वे अन्य स्थानों पर बिना किसी बाधा के आ जा सकेंगे। हालांकि जो लोग अन्य स्थानों पर निर्बाध रूप से आ जा सकते थे, वे अराजक दानव सागर में ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। अराजक दानव सागर जैसे क्रूर वातावरण में जो गो को बढ़ाने के समान था, भले ही विशेषज्ञों की संख्या में भारी कमी आई थी और अन्य समान गुटों की तुलना नहीं की जा सकती थी, विशेषज्ञों की गुणवत्ता के मामले में यह अभी भी बढ़ रहा था। जब याओ कियान ने कहा कि बाई हनमो सिर्फ उसका भाई था, तो ही यूलोंग के चेहरे पर एक सुकून भरा भाव देखा। बाई हनमो के प्रति थोड़ी सी दुश्मनी बिना किसी निशान के गायब हो गई। जो बचा था वो ये शिवेन के खिलाफ सतर्कता थी। जब ही यूलोंग ने ध्यान नहीं दिया तो बाई हनमो के चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी, जैसे वह किसी बात पर हंस रही हो। ऐसा लगता था कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। बहन याओ, हम लंबे समय से नहीं मिले हैं। जब से आपने कैस डेमन सी छोड़ा है तब से कोई खबर नहीं थी। अगर हमारे लोग आज आपको नहीं देखते तो मुझे डर है कि हम अब तक एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। बियर टीम के कप्तान जियोंग जिचेंग ने हंसते हुए कहा। वह नहीं लग रहा था थोड़ा सूक्ष्म वातावरण का एहसास करने के लिए। याओ कियान बियर टीम के लोगों से अलग था। बियर टीम के लोग पेशेवर दानव शिकारी थे। खेती के पर्याप्त संसाधनों के बदले में उन्होंने समुद्री राक्षसों का शिकार किया। वे जीवन भर कैस दानव सागर में रह सकते हैं। याओ कियान अलग था। उसके बाहर एक शक्तिशाली गुरु और परिवार था। इन दानव शिकारी जैसे खेती के संसाधनों के बदले उसे समुद्री राक्षसों का शिकार करने की आवश्यकता नहीं थी। वह कैस डेमन सी में दिखाई देने का कारण सिर्फ अनुभव हासिल करना था। जब अनुभव समाप्त हो जाएगा तो वह स्वाभाविक रूप से वापस चली जाएगी। यह भी कहा जा सकता है कि वह दो अलग अलग दुनियाओं की व्यक्ति थी। मेरे पास हाल ही में करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। मैं व्यस्त हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। याओ कियान ने बेहोश होकर दया की याचना की। कैस डेमन सी में अपने आखिरी अनुभव के बाद, उसके लौटने के बाद उसे सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वारिस के रूप में तैयार किया गया था। उन्हें बहुत सी चीजें सौंपी गईं। यदि यह आगामी शीर्ष 100 सूची प्रतियोगिता के लिए नहीं होता तो वह अभी भी सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चीजों से निपट रही होती। कप्तान जियोंग ने शुरुआत में मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखा। मेरे लिए वह एक बड़े भाई की तरह हैं।
याओ कियान ने कहा, बाय हनमो और ये जिवेन की ओर चलते हुए। उसने यह भी देखा कि माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन उसे पता नहीं चला कि क्या गलत था। उसने इस समय बस दोनों पक्षों के बीच संबंध बनाए रखने की कोशिश की। यह इस तरह निकला। याओ कियान के शब्दों को सुनकर जियोंग चेंगजी की ओर बाय हनमो की निगाहें अचानक थोड़ी बदल गईं। यह सुनकर जियोंग चेंगजी के मन में कोई गर्व नहीं था, केवल अवसाद की भावना थी। पूरे कैस दानव शहर में शिकारी टीमों के बीच उनकी भालू टीम भी काफी प्रसिद्ध मानी जाती थी। उस समय उसके आसपास के दो लोगों के लिए वे राहगीरों की तरह थे। वे नगण्य थे। वे याओ कियान के शब्दों जितने महत्वपूर्ण भी नहीं थे। याओ कियान के शब्दों के कारण बाय हनमो का रवैया बदल गया। उसके लिए यह हताशा का भाव था। वह केवल अपने आप को दिलासा दे सकता था कि वे सभी नवागंतुक थे। वे कैस डेमन सिटी में कभी नहीं गए थे। यह स्वाभाविक था कि उन्होंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था। तो जीवन चुप था। वह धीरे धीरे समझ गया कि याओ कियान यहाँ क्यों रहना चाहता है। मुझे डर है कि मुझे अभी भी इस बियर टीम का इंतजार करना होगा। याओ कियान ने कहा कि वे कैस दानव सागर में एक टीम बनाने के लिए किसी को खोज लेंगे। यह भालू टीम होनी चाहिए, क्योंकि एक टीम के लिए शायद केवल भालू टीम ही उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। इस अराजकता दानव सागर में अराजकता दानव शहर बस एक अराजक जगह थी। लगभग कोई नियम नहीं थे। एक बहुत ही सरल सत्य था, वह यह था कि जिसकी मुट्ठी जितनी बड़ी होती थी वह राजा होता था। आदेश का प्रबंधन करने के लिए कोई नगर स्वामी नहीं था, क्योंकि यह शहर धीरे धीरे ही बना था। शुरू से ही कोई मजबूत प्रबंधक नहीं था। यहाँ तक अगर वहाँ थे तो वे ऐसे पात्र थे जो अराजकता में भाग गए थे। स्वाभाविक रूप से वे इसे प्रबंधित नहीं करेंगे। इसलिए इस वातावरण के प्रभाव में यहाँ के अधिकांश लोग दानव वंश के समान थे। चालाक, क्रूर, संक्षेप में सभी प्रकार के नकारात्मक शब्द उनमें परिलक्षित हो सकते थे। इसलिए भले ही यह एक अस्थायी टीम थी, फिर भी इसे विश्वासघात का सामना करना पड़ सकता था। यह भी संभव था कि टीम एक पल में अलग हो जाए, और यह सब लूट के असमान वितरण के कारण हुआ। इसलिए एक योग्य टीममेट चुनना बहुत जरूरी था जो आकस्मिक रूप से विश्वासघात नहीं करेगा। इस भालू टीम ने स्पष्ट रूप से पहले याओ कियान के साथ सहयोग किया था, और यह काफी सुखद होना चाहिए। तो इस बार याओ कियान ने कैस दानव सागर में फिर से प्रवेश करने के लिए इस भालू टीम को चुना। उसके यहाँ इंतजार करने का कारण यह था कि इस भालू टीम द्वारा उसे ढूंढने का इंतजार किया जाए। यह सोचकर ये जिवेन को अचानक होश आया। उसके लिए यह कुछ भी नहीं था। उन्होंने किसके साथ सहयोग किया इस पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक विश्वसनीय साथी के साथ सहयोग करने में सक्षम होने की आशा की। यदि यह बियर टीम वास्तव में अच्छी थी तो ये जिवेन ने कैस दानव सी में उनके साथ सहयोग करने में कोई आपत्ति नहीं की। आखिर वे यहाँ के स्थानीय अत्याचारी थे, उनका नेतृत्व करना बहुत आसान होगा। क्यों सिस्टर याओ, क्या आप इस बार फिर कैस डेमन सी जा रही हैं? जियोंग जीचेंग से पूछा। इस समय याओ कियान कैस दानव शहर में वापस आ जाएगा और उनकी दृष्टि में दिखाई देगा। तब सब कुछ स्पष्ट होगा। याओ कियान ने कुछ नहीं छुपाया। उसने बस एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, हम फिर से अराजक दानव सागर में जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या कप्तान जियोंग अभी व्यस्त हैं। याओ कियान के शब्दों को सुनकर जियोंग जीचेंग की भौहें तन गईं। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। उन्होंने कहा, मूल रूप से यह सबसे अच्छा होगा यदि बहन याओ हमारी बियर टीम में शामिल हों, लेकिन अब हमारे बियर टीम के अधिकांश सदस्य बाहर बिखरे हुए हैं। उन सभी के पास मिशन है। इस समय केवल हम तीनों ही यहाँ हैं। यदि बहन याओ जल्दी में नहीं है तो 1 या 2 महीने और इंतजार करना सबसे अच्छा होगा। वे तब तक वापस आने में सक्षम हो जाएंगे। जियोंग जिचेंग ने कहा, उस समय हम फिर से अपंग अराजक दानव समुद्र में जा सकते हैं और हमारी संभावना बहुत अधिक होगी। दसियों हजार वर्षों के जीवनकाल वाले उत्कृष्ट क्षेत्र के बिजली घर के लिए 1 या 2 महीने वास्तव में एक छोटी अवधि थी। कुछ महीनों का इंतजार कुछ भी नहीं था। चिंता न करें, 3-3 होते हैं। हमारी तरफ से 3 को शामिल करते हुए 6 की टीम सबसे लचीली होती है। याओ कियान ने सीधे कहा। कोई देरी नहीं हुई। वह अब देर नहीं कर सकती थी। उसने अनुमान लगाया कि वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले ने पता लगाया होगा कि वे चुपचाप चले गए थे। इस समय वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले ने उनके लिए एक अपरिहार्य जाल की प्रतीक्षा की थी। वे सीधे कैस डेमन सिटी में भी प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो कभी भी उनकी चपेट में आ सकते हैं। जियोंग जीचेंग ने यह भी देखा कि याओ कियान बहुत चिंतित था, इसलिए उसने कहा, अगर ऐसा है तो हम तीनों सिस्टर याओ के साथ कैस दानव सागर जाएंगे। बहन याओ, आप इस बार शीर्ष 100 विशेषज्ञ प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षित करने के लिए अराजक दानव सागर में आई थी। इस अवधि के दौरान कई युवा विशेषज्ञ हैं जो इस कारण से आए हैं। साधारण दिखने वाली लड़की यूसिसी ने कहा, जिसने यह सब कुछ नहीं बोला था। याओ कियान ने सिर हिलाया और इनकार नहीं किया।
याओ कियान के शब्दों को सुनकर भालू टीम के विशेषज्ञ सभी समझ गए। इस मामले में चलो देर नहीं करते, चलो जल्दी से कैस दानव सागर में प्रवेश करें, जियोंग जिचेंग ने कहा। वह याओ कियान की चिंता को देख सकता था, इसलिए उसने कुछ भी फालतू नहीं कहा और सीधे कहा, आप कैस डेमन सी में जा सकते हैं। हालांकि कैस डेमन सी ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी जा सके। यदि आपके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है तो आप केवल समुद्री राक्षसों के हाथों मरेंगे, इसलिए न जाना ही बेहतर है। अचानक उसने यूलोंग ने अपना मुंह खोला और सीधे ये शिवेन से कहा। हालांकि उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन जो व्यक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं था वह स्पष्ट रूप से ये जिवेन था। केवल ये जिवेन ही उपस्थित लोगों में सबसे कम साधना करने वाला लग रहा था। वह केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म थर्ड लेवल पर था। इस समय हे यूलोंग ने ऐसा बयान दिया था, इसलिए केवल एक ही उद्देश्य था, जो कि ये जिवेन को निशाना बनाना था। ऐसा नहीं था कि ट्रांसेंडेंट रियल्म थर्ड लेवल कैस दानव सागर में प्रवेश नहीं कर सकता था। जब तक कोई ट्रांसेंडेंट दायरे में प्रवेश करता है तब तक वह कैस दानव सागर में प्रवेश कर सकता है। यहाँ तक कुछ अर्धचरण पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ और कुछ महान ऋषि विशेषज्ञ कैस दानव सागर में उद्यम करेंगे। हालांकि कैस डेमन सी को भी कई स्तरों में विभाजित किया गया था, जैसे कि कुछ हद तक खतरनाक और बहुत खतरनाक। विभिन्न शक्तियों वाले योद्धा जिन स्थानों पर जा सकते थे वे स्वाभाविक रूप से काफी सीमित थे। इस वजह से पूरी टीम में मजबूत और कमजोर ताकत हो सकती है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, अन्यथा जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। अगर वे किसी खतरनाक जगह पर गए तो टीम के कमजोर सदस्यों की मौत हो सकती है। हालांकि अगर वे कम खतरनाक जगह पर गए तो टीम के मजबूत सदस्यों के लिए यह बेकार था, उन्हें ज्यादा लाभ भी नहीं मिलेगा। और अब ऐसा लग रहा था कि एक शिवेन पूरी टीम को अपने साथ नीचे खींच लेगी। उससे तुम्हारा क्या मतलब है? इससे पहले कि ये जिवेन बोल पाती, बाई हनमो ने तुरंत बात की और सीधे पूछा। मेरा कोई अन्य दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है, लेकिन यदि आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं तो आप केवल हमारी टीम को नीचे खींच लेंगे, उसने यूलोंग कहा। यूलोंग का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है, उसने जो कहा वह भी समझ में आता है। यदि आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं तो मुझे डर है कि आप अंत में पूरी टीम को नीचे खींच लेंगे, जियोंग जीचेंग ने थोड़ा चिंतित नजर से कहा। उनकी बीर टीम मौजूदा स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धी अराजकता दानव शहर से बाहर निकलने में सक्षम थी। वह हमेशा सतर्क रहता था, वह उन चीजों को करने के बजाय छोड़ देना पसंद करेगा जिनके बारे में वह निश्चित नहीं था। पूरी टीम के लिए एक साथी का होना जो उन्हें नीचे खींच ले निस्संदेह एक बहुत ही घातक बात थी। उस मामले में चलो सहयोग नहीं करते, ये जिवेन ने अचानक कहा। वह कारण बताना भी नहीं चाहता था, वह लंबे समय से ही यूलोंग की उसके प्रति शत्रुता को महसूस कर रहा था। उसने अभिनय नहीं किया क्योंकि दूसरी पार्टी याओ कियान की दोस्त थी। हालांकि यह देखते हुए कि दूसरी पार्टी जाहिर तौर पर उसे निशाना बना रही थी, ये जिवेन स्वाभाविक रूप से इसे और सहन नहीं कर सकती थी। वैसे भी इस दुनिया में 3 पैरों वाला मेढक ढूंढना मुश्किल है। अभी भी कई 2 पैरों वाले लोग हैं इस विशाल अराजकता दानव शहर में, क्या कोई ऐसा नहीं है जो हमारा सहयोग कर सके? जैसा कि ये जिवेन ने कहा, वो उठा, मुड़ा और बाहर चला गया। उसने तीनों लोगों को सीधे यहाँ छोड़ दिया, उसने उन्हें अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला। तीनों लोगों के चेहरे अचानक उदास हो गए। स्थिति चाहे जैसी भी हो, नजरअंदाज किया जाना एक अत्यंत क्रुद्ध करने वाली बात थी। घमंडी, क्या आपको लगता है कि यह एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी इच्छानुसार आ और जा सकते हैं? यूलोंग ने और भी अधिक अपमानित महसूस किया, विशेष रूप से उसके प्रति एक शिवेन का रवैया। यह घोर अवहेलना थी। याओ कियान के साथ ये जिवेन के रिश्ते के साथ ही यूलोंग अंत में फूट पड़ा। यूलोंग ने एक पल में एक चाल चली, उसकी 5 उंगलियां मुट्ठी में बंद हो गईं और ये शिवेन की पीठ की ओर मुक्का मारने लगी। मुट्ठी हवा में से गुजरी, तुरंत हिंसक मुट्ठी के दबाव के साथ हिल गई और सीधे ये जिवेन की पीठ पर जा लगी। हालांकि ये यूलोंग थोड़ा अहंकारी था, लेकिन उसमें अहंकारी होने की ताकत थी। उन्होंने ट्रांसेंडेंट रियल्म 6th लेवल की ताकत का पूरी तरह से इस्तेमाल किया। उनकी उम्र में यह अपने साथियों का पूरी तरह से तिरस्कार करने के लिए पर्याप्त था। बेशर्म, बाई हनमो ने अचानक दहाड़ मारी और एक चाल चलने ही वाली थी। याओ कियान, जो उसके बगल में था, अचानक भौहें चढ़ा ली। वह बेहद गुस्से में थी। यूलोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक चाल चली। उसने उसके रवैये की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, जिससे वह उग्र हो गई। इससे पहले कि बाई हनमो कोई हरकत करती, जब मुट्ठी का दबाव ये जिवेन की पीठ पर फूटा तो ये जिवेन पलटी और एक मुक्का मारा। उसकी 5 उंगलियों के बीच सुनहरी दैवीय रोशनी तुरंत बाहर निकली, जिससे एक सुनहरी मुट्ठी हवा बन गई और उसने तुरंत हमले का स्वागत किया। बूम! 2 मुट्ठियों के दबाव ने किसी को संकोच करने का समय नहीं दिया। वे सीधे एक दूसरे से टकराए, तुरंत एक विशाल ऊर्जा गेंद का निर्माण किया। एक छोटे से ठहराव के बाद यह सभी दिशाओं में तैरने लगा। बूम! इस रेस्टोरेंट के ऊपर अनगिनत योद्धा डरकर भाग गए थे।
मेज कुर्सियां तरह से उखड़ गईं। गनीमत रही कि पूरी बिल्डिंग नहीं टूटी। ऐसा लगता था कि कैस डायमंड सिटी में रोजाना होने वाली लड़ाई के कारण यहाँ की इमारतें असाधारण रूप से मजबूत थीं, बाहरी दुनिया की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थीं। ये ज़िवेन की सुनहरी मुट्ठी हवा एक तेज ब्लेड की तरह थी जो हे यूलोंग की मुट्ठी की हवा को तोड़ रही थी। लगभग कोई रुकावट नहीं थी और यह सीधे ही यूलोंग के शरीर पर फट गया। बूम! ही यूलोंग ने सीधे मुंह से खून बहाया। उसकी आकृति टूटी हुई डोर वाली पतंग जैसी थी। वह सीधे बाहर उड़ गया और सीधे दीवार में पटक दिया। तुम्हारी इतनी शातिर हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? यूसीसी की भौहें अचानक तन गईं। वह ये ज़िवेन के सामने खड़ी हो गई और गुस्से से बोली। अपने साथी को, जिसने कई वर्षों तक उसका साथ दिया था, उड़ते हुए देखकर वह अचानक ये ज़िवेन के सामने दौड़ पड़ी। अगर यह याओ कियान के लिए नहीं होता तो मैं उसे एक मुक्के से मार देता। पीछे से चुपके से हमला। क्या बड़ी बात है, ये ज़िवेन ने उपहास किया और कहा। वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसकी वर्तमान मुट्ठी की शक्ति कितनी भयानक थी। विशेष रूप से उसने उल्का विस्फोट का पूरी तरह से अनुमान लगाया था। इस कटौती की प्रक्रिया में उसे इसकी गहरी समझ थी। बिखरा सितारा मुट्ठी। इसकी शक्ति पहले की तुलना में अतुलनीय थी। ये ज़िवेन ने उपहास किया। यदि ये ज़िवेन पीछे नहीं हटता तो वह ही यूलोंग को वहीं मार सकता था। हालांकि ये यूलोंग बेहद मजबूत था और ट्रांसेंडेंट रियलम 6 लेवल में प्रवेश कर गया था, लेकिन पिछले ईहोन के साथ तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। उनके और चाई जियानबेन के बीच एक बड़ा फासला भी था। लगातार 2 लड़ाइयों के बाद ये शिवेन की ताकत में जबरदस्त सुधार हुआ था। यह पहले से बिल्कुल अलग था। वह पहले से ही पारलौकिक क्षेत्र 6ठे स्तर में अजेय था। ये ज़िवेन के सवाल ने अचानक यूसीसी का चेहरा लाल कर दिया। वह मुश्किल से कुछ कह पाए। हालांकि वह गर्म स्वभाव की थी और उसने ये शिवेन से पूछताछ की। वह इस समय अपने होश में वापस आ गई। हर कोई जानता था कि वह यूलोंग इस मामले में गलत था। यह कुछ ऐसा था जिसकी मदद बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। अगर हे यूलोंग अभी जीता तो यह कहा जा सकता है कि हे यूलोंग की आंखें तेज थीं और ये ज़िवेन को एक बोझ के रूप में देखता था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। ये शिवेन के मुक्के से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस स्थिति को केवल आत्मा अपमान ही माना जा सकता है। असंभव असंभव! उसने यूलोंग के मुंह के कोने से खून गिराया। वह अभी भी अविश्वास में था। उसकी आंखें अभी भी चौंधिया रही थीं। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि वह, एक ट्रांसेंडेंट रियल्म 6 लेवल विशेषज्ञ, एक ट्रांसेंडेंट रियल्म 3rd लेवल योद्धा के हाथों नुकसान उठाएगा। इसके अलावा यह एक बड़ा नुकसान था। उसके लिए यह बिल्कुल असंभव था। उनके दिमाग में पारलौकिक क्षेत्र 6ठा स्तर पारलौकिक क्षेत्र 6ठा स्तर था और उत्कृष्ट क्षेत्र 3रा स्तर पारलौकिक क्षेत्र 3रा स्तर था। दोनों पक्षों के बीच लगभग एक बड़ा अंतर था। एक ट्रांसेंडेंट रियल्म इनिशियल था और दूसरा ट्रांसेंडेंट रियल्म इंटरमीडिएट था। यह अंतर की दुनिया होनी चाहिए थी, लेकिन वो ये ज़िवेन का विरोधी नहीं था। इसके अलावा यह एक कड़वी लड़ाई या ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बजाय वही एक शिवेन द्वारा पूरी तरह से हार गया था। उसके पास अपनी जिम्मेदारी से बचने का कोई बहाना नहीं था। एक विफलता थी। उसने पीछे से चुपके से हमला किया था। हालांकि वो ये ज़िवेन का विरोधी नहीं था। वह पूरी तरह से हार गया था। यह जीवन के प्रति उनके अंतर्निहित दृष्टिकोण का एक बड़ा उलटफेर था। ये ज़िवेन की उदारता के कारण उसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जिस बात ने उसके लिए यह स्वीकार करना मुश्किल बना दिया था वह यह नहीं था, बल्कि यह तथ्य था कि वह ये ज़िवेन द्वारा वापस लड़ने की ताकत के बिना हार गया था। दूसरी तरफ जियोंग जिचेंग का चेहरा भी इस समय असामान्य रूप से बदसूरत था। जो भी हो, आखिरकार वह यूलोंग उनकी बियर टीम का सदस्य था। एक बाहरी व्यक्ति द्वारा वापस लड़ने में सक्षम होने के बिना उसे पीटा गया था। कैप्टन जियोंग, क्या चल रहा है? याओ कियान ने आगे बढ़कर जियोंग जिचेंग को देखा। हालांकि भलू टीम ने उसके साथ पहले बहुत ही सुखद सहयोग किया था, फिर भी इस तरह की बातों ने उसे नाराज कर दिया। ही यूलोंग ने वास्तव में उसकी पीठ के पीछे एक चाल चली। यह कितना निंदनीय था। इसके अलावा उसने इसे किसी शत्रु के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में संभावित सहयोगी के लिए किया। मुझे क्षमा करें। यूलोंग यह भी जांचना चाहता था कि क्या इस छोटे भाई में यह ताकत है। आखिरकार कैस दानव सागर में प्रवेश करना बहुत खतरनाक है। यदि आपके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है तो आप केवल पूरी टीम को नीचे खींचेंगे। आप भी एक बार कैस दानव सागर में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको हमारी सावधानी को समझने में सक्षम होना चाहिए। जियोंग जिचेंग ने आह भरते हुए कहा। क्यों? वह अब इसे स्पष्ट रूप से कैसे नहीं देख सकता था। यह सब खुद याओ कियान की वजह से था। वह यूलोंग याओ कियान को पसंद करता था। बियर टीम में यह एक जाना पहचाना तथ्य था। ये ज़िवेन, जो युवक याओ कियान के बगल में दिखाई दिया, उसके पक्ष में एक कांटा बन गया। आखिरकार यह इसलिए था क्योंकि वह याओ कियान को बहुत ज्यादा पसंद करता था। लेकिन वह इस तरह की बात कैसे कह सकता था? वह इतना ही कह सका। याओ कियान ने कुछ देर सोचा।
कैस दानव सागर में आने का यह उनका पहला मौका नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह जानती थी कि कैस डेमंसी किस तरह का स्थान है। यह वाकई बहुत खतरनाक जगह थी। यदि किसी के पास पर्याप्त शक्ति नहीं होती तो वह केवल मरता। जियोंग जीचेंग की बातें समझ में आ रही थीं, लेकिन ही यूलोंग की हरकतों ने उसे फिर भी बहुत गुस्सा दिलाया। उसका गुस्सा दूर नहीं हो सका। आखिरकार ये वही थी जो एक शिवेन को लाई थी। ये शिवेन ने उसकी खातिर कोई भारी झटका नहीं लगाया, लेकिन इस हे यूलोंग ने हमेशा उसके जैसे को तैसा का खंडन किया। क्या वह उसके फैसले पर शक कर रहा था? फिर भी क्या वह चुपके से पीछे से दूसरों पर वार कर सकता है? और वह चुपके से किए गए आक्रमण से भी नहीं जीत सकता। अगर मैं वह होता तो मैं खुद को मार डालता, बाय हनमो ने उपहास करते हुए कहा। वह यूलोंग के कार्यों के लिए बहुत ही तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। वह यूलोंग, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, ने जब यह सुना तो अचानक फिर से मुंह से खून निकला। वह सीधा बेहोश हो गया। बाय हनमो ने एक तरफ मुंह फेर लिया। उनका एक्सप्रेशन काफी आपत्तिजनक था। ऐसा लग रहा था कि वह कह रहा है कि वह यूलोंग बहुत बेकार था। उसने बस एक वाक्य कहा और वह यूलोंग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। इस संबंध में जियोंग जिचेंग और यूसीसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। आखिरकार हे यूलोंग का चुपके से हमला पहले से ही एक तथ्य था। वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। इस समय वे केवल शिकायत कर सकते थे कि हे यूलोंग वास्तव में पागल हो गया था। उन्होंने वास्तव में ऐसा काम किया है। भले ही उसे याओ कियान पसंद आया हो, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो इस बार करते हैं। इस बार कैस दानव सागर में हमारा हिस्सा 10% कम हो जाएगा। तुम क्या सोचते हो? जियोंग जीचेंग इस समय केवल अपने दांत भींच सकते थे। बाहर से आए युवा मास्टर्स की तरह वे इस अराजकता दानव शहर में स्थानीय दबंगों के साथ सहयोग करना पसंद करते थे। आखिरकार उनके पास बहुत अनुभव था और वे कई रहस्य जानते थे जो दूसरों के लिए अज्ञात थे। यदि वे उनका सहयोग कर सके तो मृत्यु दर निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। दूसरी ओर ये स्थानीय अत्याचारी इन बाहरी लोगों के साथ सहयोग करने को तैयार थे। कारण कोई और नहीं बल्कि यह था कि अराजक दानव सागर में घूमने का साहस करने वाले ये लोग निश्चित रूप से उनमें से सर्वश्रेष्ठ थे। वे निश्चित रूप से एक ही साधना क्षेत्र के थे या अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ भी थे। अपने अनुभव और इन बाहरी लोगों की ताकत के साथ वे आमतौर पर हर प्रयास में सफल होने में सक्षम होंगे। याओ कियान निस्संदेह एक लक्ष्य था जिसके लिए वे लड़ सकते थे। ये शिवेन ने इस मौके से अपनी ताकत की सबसे अच्छी व्याख्या की थी। वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ छल किया जाए, लेकिन यह ठीक इसी वजह से था कि वह हार मानने के लिए और भी अनिच्छुक था। सामान्यतया बाहरी लोगों और स्थानीय दबंगों की फसल का अनुपात 40% से 60% के बीच था। आमतौर पर यह 50% था। 10% की कमी को जियोंग जीचेंग की रियायत के रूप में माना जा सकता है। 20%, वरना चर्चा के लिए कोई जगह नहीं है। इस समय ये जिवेन अचानक याओ कियान की ओर से बोली। वह देख सकता था कि याओ कियान इस मामले में थोड़ा शर्मिंदा था। आखिरकार भालू की टीम खुशी खुशी उसका सहयोग करती थी। इस समय ये शिवेन को बुरे आदमी के रूप में अभिनय करने में कोई आपत्ति नहीं थी। याओ कियान बोलने वाली थी, लेकिन ये जिवेन के बोलने के बाद उसने बोलना जारी नहीं रखा। ठीक है, 20% यह है। यह एक सौदा है। हालांकि इसे 20% कम कर दिया गया था, जियोंग जिचेंग ने भी सोचा कि यह इसके लायक था। आखिरकार ऐसा अवसर अपेक्षाकृत दुर्लभ था। उन्होंने सहयोग नहीं किया तो शहर में कई लोग सहयोग की प्रतीक्षा में थे। हालांकि भालू दल मजबूत था, वे केवल दानव शिकार दस्ते नहीं थे। उनके बिना याओ कियान, ये जिवेन और अन्य अभी भी दूसरों को सहयोग करने के लिए ढूंढ सकते थे। अपनी ताकत से वे निश्चित रूप से बहुत आकर्षक थे। दानव शिकार दस्ते और बाहरी लोगों के बीच इस तरह का सहयोग कैस दानव सिटी में बहुत बार होता था। एकमात्र समस्या यह थी कि कैस डेमन सिटी और कैस डेमन सी में कोई नियम नहीं थे, कोई रोक टोक नहीं थी। ऐसी स्थिति हो सकती है जहां लोग किसी भी समय शत्रुतापूर्ण हो जाएं। एक जाना पहचाना और भरोसेमंद साथी मिलना आसान नहीं था। इस कैस दानव सागर में हमेशा बाहरी लोग होते थे जिन्हें राक्षस शिकार दस्ते द्वारा दूर दराज के इलाकों में ले जाया जाता था और उनका सफाया कर दिया जाता था। लेकिन इसी तरह राक्षस शिकार दस्ते भी थे जिन्हें उन धूर्त बाहरी लोगों ने घेर लिया और उनका सफाया कर दिया। मूल रूप से आपसी विश्वास हासिल करना बहुत कठिन था। इसलिए याओ कियान को बीयर टीम का इंतजार करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने याओ कियान के प्रति भी दोषी महसूस किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हे यूलोंग मुआवजे के रूप में ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, मेरा एक आखिरी अनुरोध है। इस आदमी को भाग लेने मत दो, मैं उसे अब और नहीं देखना चाहता। ये जिवेन ने हे यूलोंग की ओर इशारा करते हुए कहा, जो जमीन पर बेहोश हो गया था। कोई बात नहीं, लेकिन क्या यह हम पांचों के लिए थोड़ा कम नहीं है? जियोंग जिचेंग ने कहा, एक कम व्यक्ति निश्चित रूप से पूरी टीम की ताकत पर भारी प्रभाव डालेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि
एक कम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जिवेन ने कहा। जियोंग जीचेंग और यूसीसी के पास खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार हे यूलोंग के पास ये जिवेन के हाथों वापस लड़ने की लगभग कोई शक्ति नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि एक कम का कोई असर नहीं हुआ। याओ कियान ने सिर हिलाया और कहा, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता अब अराजकता दानव सागर में जल्दी करना है। उन्हें नहीं पता था कि वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लान के विशेषज्ञ कब पहुंचेंगे। उनके पास देरी करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। ठीक है, चलो तुरंत चलते हैं, जियोंग जिचेंग ने कहा, यह देखकर कि ये जिवेन और यूसीसी काफी चिंतित लग रहे थे। हे यूलोंग को भालू टीम के परिधीय सदस्यों द्वारा जल्दी से वापस ले लिया गया। ये जिवेन का 5 का समूह एक पल के लिए भी नहीं रुका और सीधे कैस डेमन सी में चला गया। उनके जाने के ठीक बाद वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लान के विशेषज्ञ आधे दिन से भी कम समय में आ गए थे। नेता कोई और नहीं बल्कि ई होंग थे। ई होंग एक उदास चेहरे के साथ कैस दानव शहर में चला गया। अराजकता दानव शहर अराजकता दानव सागर नहीं था। द वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले में भी कुछ ताकतें थीं। इस समय ई होंग के आगमन के कारण वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला पूरी तरह से संगठित हो गया था। जल्द ही ई होंग को पहले से ही पता चल गया था कि ये जिवेन और अन्य बहुत पहले नहीं गए थे। लानत कुतिया, ई होंग ने धीमी आवाज में जमकर कोसा। उन्होंने तुरंत एक संदेश तावीज लिखा और कैस दानव सी में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से संपर्क करना शुरू किया। इस बार उसे कैस डेमन सी में ये जिवेन को घेरना होगा। विशाल दानव सागर में दानव समुद्र में 5 आकृतियां दिखाई दीं। उनके सामने एक विशाल शातिर समुद्री जानवर बेतहाशा हमला कर रहा था। जैसा कि इसका विशाल शरीर लगातार मुड़ता है, समुद्र अचानक राक्षसी लहरें उठाता है। लहरें पानी की तलवारों को बहा ले गईं, सीधे दानव सागर में खड़े 5 लोगों पर जा पहुंचीं। इस असीम दानव सागर में अनगिनत मात्रा में दानव क्यूई बेतहाशा मंथन कर रहे थे। हे, मानव विशेषज्ञों का मांस और रक्त सबसे अच्छा है, विशाल राक्षसी समुद्री जानवर ने कहा। इसकी हंसी जंगलीपन से भरी थी। राक्षसी समुद्री जानवर के हमला जारी रखने की प्रतीक्षा किए बिना ये जिवेन ने पहले ही बढ़त ले ली थी। विशाल उग्र लंबी कृपाण आकाश में बड़ी और बड़ी होती गई। अंत में एक पल में नीचे गिर गया। एक अद्वितीय गति के साथ इसने सीधे विशाल आकाश को तोड़ दिया। असीम दानव आभा तुरंत आधे में कट गई। पफ, यह प्रतीत होता है कि विशाल राक्षसी समुद्री जानवर यक्षिवेन के सामने बस कमजोर था। इसे सीधे 2 हिस्सों में काट दिया गया। खून फूट पड़ा और उसका विशाल शरीर 2 हिस्सों में टूट गया। यह आकाश से सीधे समुद्र में गिर गया, जिससे राक्षसी लहरें उठीं। यह विशाल राक्षसी समुद्री जानवर केवल ट्रांसेंडेंट रियलम 5वें स्तर पर था। एक सच्चे विशेषज्ञ के लिए यह बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि इसने स्थिति को नहीं पहचाना और इस टीम पर हमला करने का विचार करने का साहस किया। ये जिवेन ने कृपाण से सीधे उसे आधा काट दिया। ये जिवेन ने अपना बड़ा हाथ खोला और अचानक ये जिवेन के हाथ से एक खूनी रोशनी निकली। विशाल राक्षसी समुद्री जानवर का सारा मांस और खून भी ये जिवेन द्वारा एक पल में तियानयुवान मिरर में समाहित कर लिया गया। विशाल शरीर को एक पल में केवल त्वचा की एक परत के साथ छोड़ दिया गया था और बीस्ट कोर सीधे निकाला गया था। इसे सीधे यक्षिवेन के शरीर में निगल लिया गया था। इस राक्षसी समुद्री जानवर के मांस और रक्तसार को तियानयुवान मिरर द्वारा अवशोषित कर लिया गया था और फिर शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसे येजिवेन के शरीर में डाला गया था। यक्षिवेन महसूस कर सकती थी कि उसकी खेती मजबूत हो गई थी। वह अपने चेहरे पर लापरवाह अभिव्यक्ति को दबा नहीं सका। यह शायद कैस दानव सागर में ही संभव था, क्योंकि अराजकता दानव समुद्र में राक्षस जानवर और समुद्री जाति सभी में शैतान जाति का खून था। उन्हें शैतान जाति का आधा भी माना जा सकता है। इसलिए येजिवेन अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए मांस और रक्त के सार को पूरी तरह से अवशोषित कर सकता था। इस कैस दानव सागर में प्रवेश किए उसे अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसकी साधना में जबरदस्त सुधार हुआ था। सीधे मूल पारलौकिक क्षेत्र 3रे स्तर के प्रारंभिक से अलग हो गया था। इस दर पर वह सीधे 1 महीने से भी कम समय में ट्रांसेंडेंट रियल्म 3rd लेवल पीक तक पहुंच सकता है। तब तक वह ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल तक भी आरोहण कर सकता था। जब वह ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पर पहुंचे तो उनकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से ट्रांसेंडेंट रियल्म 7th लेवल के बराबर होगी। उस समय उसके और मौजूदा ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल के बीच एक बड़ा अंतर होगा। दूसरों ने भी रहने दिया। पिछले कुछ दिनों में सभी को इसकी आदत हो गई थी। हर किसी के लिए, भले ही यह सिर्फ ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल था, फिर भी यह एक राक्षसी समुद्री जानवर था। अपने विशाल शरीर के साथ औसत पारलौकिक क्षेत्र 6ठे स्तर के विशेषज्ञ की तुलना में इससे निपटना पहले से ही अधिक कठिन था। हालांकि उनमें से कोई भी अंततः इस राक्षसी समुद्री जानवर का सिर काट सकता है, या येजिवेन जितना सरल और आसान कभी नहीं होगा। येजिवेन ने इस राक्षसी समुद्री जानवर को एक वार से मार डाला और यह राक्षसी समुद्री जानवर भौचक्का रह गया।
इसका विरोध करने का कोई उपाय ही नहीं था। वे बस यह नहीं जानते थे कि एक शिवेन के पास त्यानयुवान दर्पण था, जिसमें शैतानों और शैतानों के खून वाले लोगों को रोकने की असाधारण क्षमता थी। भले ही उनकी ताकत येज़िवेन से अधिक मजबूत थी, येज़िवेन त्यानयुवान दर्पण पर भरोसा करके उन्हें पूरी तरह से रोक सकती थी और फिर उन्हें कुचल सकती थी। यह मूलभूत कारण था कि कैस दानव सागर में आने के बाद येशिवेन ने बार बार हमला करना शुरू कर दिया। लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला उसे आसानी से जाने नहीं देगा। उसे लगातार अपनी ताकत में सुधार करना चाहिए। राक्षसी समुद्री जानवर के रक्तसार को अवशोषित करना निस्संदेह सबसे प्रभावी तरीका था। इसलिए येज़िवेन ने अधिक शक्तिशाली राक्षसी समुद्री जानवरों को मारने और उनके मांस और रक्तसार को अवशोषित करने का विकल्प चुना। इस तरह उसकी साधना तेजी से ट्रांसेंडेंट रियल्म थर्ड लेवल पीक तक आगे बढ़ सकती है। हालांकि येज़िवेन ने अकेले ही इन राक्षसी समुद्री जानवरों के मांस और रक्तसार और बीस्ट डैन को निगल लिया था, दूसरों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। येज़िवेन ने इन दिनों राक्षसी समुद्री जानवर विशेषज्ञों को मारे गए सभी मार्शल उपकरणों और स्पिरिट क्रिस्टल को नहीं छुआ। उसने उन सभी को उनके लिए छोड़ दिया। बेशक बायहन्मो और याओ कियान ने इसकी परवाह नहीं की, लेकिन जियोंग ज़ीचेंग और यूसिसी के लिए इस वितरण ने उन्हें बहुत संतुष्ट किया। हालांकि ये राक्षसी समुद्री जानवर शक्तिशाली थे, लेकिन उनका मांस और खून बहुत काम का नहीं था। उनके दानव कबीले के रक्त के कारण उनका मांस और रक्त मूल रूप से बेकार था। साधारण लोग उन्हें बिल्कुल नहीं खा सकते थे, अन्यथा क्यूई विचलन से पीड़ित होना आसान होगा। बीस्ट डेंस का प्रभाव सीमित था, इसलिए उनके लिए यह एक बहुत अच्छा तरीका था। सामान्य तौर पर सभी ने वह लिया जो उन्हें चाहिए था। जियोंग ज़िचेंग और यूसिसी जैसे पेशेवर दानव शिकारी की उपस्थिति के साथ येज़िवेन और अन्य बहुत सारे चक्कर लगाने से बचने में सक्षम थे। यहाँ तक जब कई बार समुद्री दौड़ के उस्तादों द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया गया था। यह जियोंग ज़िचेंग और यूसिसी की शुरुआती पहचान के कारण ही था कि वे पहले से ही घेराव से बचने में सक्षम थे, नहीं तो यह एक और खूनी लड़ाई होती। लेकिन फिर भी कैस डेमन सी में अराजक स्थिति के कारण सभी ने लगभग हर दिन सभी प्रकार की लड़ाइयों का अनुभव किया और बहुत सुधार किया। याओ कियान ने विशेष रूप से तेजी से प्रगति की। लड़ते हुए उसने अमृत में ऊर्जा को समझा और लगातार अवशोषित किया। उसकी खेती में तेजी से सुधार हुआ। इस गति से उसके लिए शीर्ष 100 प्रतियोगिता से पहले ट्रांसेंडेंट रियलम 7वें स्तर तक सीधे पहुंचना भी संभव था। उस स्थिति में उन्हें युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों में शीर्ष स्थान दिया जा सकता है। वह निश्चित रूप से शीर्ष 20 में प्रवेश कर सकती है। बायहन्मो की प्रगति और भी अधिक थी। मूल रूप से उनकी प्रतिभा बिल्कुल पर्याप्त थी। वर्षों के प्रशिक्षण और संचय के बाद उसके पास वास्तव में जिस चीज की कमी थी वह ऐसी लड़ाई थी। लड़ाई में उसका मूल संचय जल्दी से जारी हो गया और उसकी खेती के विकास में बदल गया। इसलिए येज़िवेन और अन्य की फसल मूल रूप से उनकी खेती की वृद्धि थी। जहां तक ज़िचेंग और यूसिसी की बात है तो फसल ज्यादातर जादुई उपकरण थी। इसे उनकी जरूरत की चीजें लेने के रूप में माना जा सकता है और हर कोई खुश था। येशिवेन के लिए यह एक शानदार दावत थी। इसी तरह 3 महीने बीत गए। इन 3 महीनों के दौरान येज़िवेन, याओ कियान और अन्य लगातार कैस दानव सागर के किनारे पर घूमते रहे, गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ऐसा कहा जाता था कि सच्चे समुद्री दानव कबीले के विशेषज्ञ कैस दानव समुद्र की गहराई में रहते थे। यह एक बड़ी संख्या में कानून अभिव्यक्ति विशेषज्ञों के साथ एक सभास्थल था जो पारलौकिक क्षेत्र से आगे निकल गया था। हालांकि येशिवेन जल्दी से सुधार करना चाहता था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं। लेकिन भले ही यह परिधि में ही था, फिर भी यह खतरनाक था। एक बार उनका सामना ट्रांसेंडेंट रियल्म 9th लेवल के एक भयानक राक्षसी समुद्री जानवर से भी हुआ। सौभाग्य से राक्षसी समुद्री जानवर उस समय शिकार कर रहा था। भले ही वे बहुत दूर थे, हर किसी को इस भयानक राक्षस के अस्तित्व का आभास हुआ और उन्होंने संपर्क नहीं किया। पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर के राक्षसी समुद्री जानवर के अलावा येज़िवेन और अन्य लोगों ने कई उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के अस्तित्व का भी सामना किया। राक्षसी समुद्री जानवर और समुद्री दानव कबीले थे। स्थिति को बहुत ही रोमांचक कहा जा सकता है। सौभाग्य से अनुभवी जियोंग ज़िचेंग वहां थे, इसलिए हर बार जब वे खोजे जाने वाले थे तो हर कोई समय रहते भाग निकला। इस दिन गहरे समुद्र में एक भूमिगत खाई में घाटी में एक काला पारभासी कमल खिलता था। क्या यह पर्पल घोस्ट फायर लोट्स है? यूसिसी ने अचानक कहा। उसकी आंखों में विस्मय का एक रूप चमक उठा। पर्पल घोस्ट फायर लोट्स क्या है? बायहन्मो ने पूछा। यह एक दुर्लभ खजाना है। यह बैंगनी और पारभासी है। राक्षसी समुद्री कबीले के लिए यह एक महान टॉनिक है। यदि ट्रांसेंडेंट दायरे राक्षसी समुद्री कबीले इसका सेवन करते हैं तो वे तुरंत एक स्तर से आगे बढ़ सकते हैं। यह बहुत दुर्लभ है। इस कमल का कोई भी रूप अनगिनत राक्षसी समुद्री कबीले विशेषज्ञों और यहां तक राक्षसी समुद्री जानवरों को इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने का कारण बन सकता है।
हर बार यह प्रकट होता है, रक्त नदी की तरह बहता है। कुछ पहले कैस डेमन सी में दिखाई दिए हैं। हर बार कई राक्षसी समुद्री कबीले विशेषज्ञ और राक्षसी समुद्री जानवर मौके पर ही मर गए। जियोंग जिचेंग ने बहुत ईमानदारी से समझाया। यह अफसोस की बात है कि यह बैंगनी घोस्ट फायर लोड्स राक्षसी समुद्री कबीले के लिए एक महान टॉनिक है, लेकिन मनुष्यों के लिए यह है सबसे जहरीला जहर। यह पर्पल घोस्ट फायर लोड्स केवल एक विशेष वातावरण में अनगिनत दानव आभा के साथ विकसित हो सकता है। तो इसमें बहुत सारी दानव आभा होती है। यदि एक सामान्य व्यक्ति इसे सीधे निगल लेता है तो यह सीधे शरीर में क्यूई और तानत्यन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। सभी ने मूल रूप से सुना था कि यह स्वर्ग और पृथ्वी का एक उत्कृष्ट खजाना था। यह हवा में से एक व्यक्ति की साधना को एक स्तर तक सुधार सकता है। कितना कीमती था। हालांकि वह केवल राक्षसी समुद्री कबीले के लिए था। मनुष्यों के लिए इतना बड़ा परिणाम होगा। स्वाभाविक रूप से सभी की रुचि बहुत कम हो गई थी। उन्हें पहले की तरह दिलचस्पी नहीं थी। ये जिवेन, जल्दी करो और पर्पल घोस्ट फायर लोड्स प्राप्त करो। अचानक येमो की आवाज येकशिवेन के कानों में पड़ी। क्या आप सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं? येकशिवेन ने फिर भी कुछ अविश्वास और आश्चर्य के साथ पूछा। नहीं, मैं बस पर्पल घोस्ट फायर लोड्स की आभा से घबरा गया था। येमो ने कहा, मैं विशेष रूप से दानव कबीले की आभा के प्रति संवेदनशील हूं। तुम्हारा मतलब है त्यानयुवान मिरर का उपयोग करो। येमो के साथ कई वर्षों की मौन समझ के बाद ये जिवेन लगभग तुरंत ही येमो का अर्थ समझ गए। हालांकि आम लोगों के लिए इसे आत्मसात करने का कोई तरीका नहीं था। त्यानयुवान मिरर वाली ये जिवेन अलग थी। लेकिन जैसे ही ये जिवेन इस पर्पल घोस्ट फायर लोड्स के बारे में पूछने वाली थी, जिसमें वास्तव में किसी की दिलचस्पी नहीं थी, दूर से एक जंगली हंसी आई। हा, मैंने कुछ मनुष्यों को ट्रैक करते हुए पर्पल घोस्ट फायर लोड्स खोजने की उम्मीद नहीं की थी। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ इंसानों का पीछा करते हुए मुझे पर्पल घोस्ट फायर लोड्स मिल जाएगा। भीड़ के पीछे से एक उत्साही आवाज आई। सब घबरा गए। उन्होंने देखने के लिए तुरंत अपना सिर घुमाया, लेकिन उन्होंने देखा कि नीले तराजू में लिपटा हुआ एक राक्षसी समुद्री जानवर कबीले का मालिक सबके सामने दिखाई दिया। उनके चेहरे पर एक उन्मादी मुस्कान थी। उसके शरीर से असामान्य रूप से खतरनाक आभा निकल रही थी। सबके चेहरे अचानक बदल गए। कब इस राक्षसी समुद्र पशु गोत्र विशेषज्ञ ने उनका पीछा किया? कैसे आया? वे बिल्कुल नहीं जानते थे। वे वास्तव में नहीं जानते थे कि उनका पीछा किया जा रहा था। यहाँ तक जियोंग जिचेंग, एक अनुभवी दानव शिकारी, ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। यह दुर्लभ था। जियोंग जिचेंग एक अनुभवी राक्षस शिकारी था। उन्होंने कई बार उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के राक्षसों की खोज भी की। यही कारण है कि टीम ने सीधे ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर के शैतानी समुद्री जानवर का सामना नहीं किया। लेकिन अब बिना जाने ही उसका पीछा किया जा रहा था। जियोंग जिचेंग का चेहरा बदसूरत हो गया। कैस डेमन सी में जीवित रहना बहुत कठिन था। अत्याचारी शक्ति के अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात सावधान रहना था। उसके और बियर टीम के पास स्वाभाविक रूप से इतनी अत्याचारी ताकत नहीं थी। इसलिए जीवित रहने के लिए वह हमेशा सतर्क रहता था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका अब भी अनुसरण किया जाएगा। उनके लिए यह बस एक बड़ा अपमान था। हम बहुत भाग्यशाली हैं। राक्षसी समुद्र जानवर कबीले विशेषज्ञ अचानक अजीब तरह से हंसे। इसके अलावा ये मानव सिर मेरे संग्रह में कुछ और हैं। यह बहुत अच्छा है। हा, मानव सिर इकट्ठा कर रहे हैं। जियोंग जिचेंग ने कुछ सोचा। आप ब्लडी हैंडेड कसाई बाय येन। जियोंग जिचेंग के शब्दों को सुनकर यूसीसी ने भी अपनी अभिव्यक्ति बदलनी शुरू कर दी। ऐसा लगता था कि इस नाम में एक भयानक निवारक था। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी प्रतिष्ठा को जानेंगे। यह बहुत अच्छा है। आज्ञाकारी रूप से मरो, कोई मुझसे बच नहीं सकता। राक्षसी समुद्री जानवर कबीले विशेषज्ञ ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा। आप उन्हें चुरा सकते हैं। वे मेरा संग्रह बन जाएंगे। हा, खूनी हाथ वाले कसाई की अभिव्यक्ति विकृत और पागल थी। यह भयानक था। यह खत्म हो गया है। यह खत्म हो गया है। मुझे इस तरह के एक पुरुषवादी स्टार का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। यह खत्म हो गया, यूसीसी ने डरते हुए कहा। उसकी आंखें डरावनी हो गईं। क्या यह ब्लडी हैंडेड कसाई भयानक है? बाय हनमो ने पूछा। बेशक यह बहुत डरावना है। कोई भी मानव विशेषज्ञ उसके हाथ से नहीं बच सका। मुझे नहीं पता कि उसके पास किस तरह का अनुभव था। वह अचानक 20 साल से अधिक समय पहले दिखाई दिया और फिर अराजक दानव समुद्र में मानव विशेषज्ञों का पागलपन से वध कर दिया। समुद्री कबीले के विशेषज्ञ उससे बचने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन मानव विशेषज्ञों के पास वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। यूसीसी ने डरावनी आवाज में कहा। हालांकि वह केवल एक ट्रांसेंडेंट रियलम 7वें स्तर के विशेषज्ञ हैं, यहाँ तक कुछ अनुभवी ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर के विशेषज्ञ भी बच सकते हैं। उसे वश में मत करो। उसने सैकड़ों मानव विशेषज्ञों का नरसंहार भी किया। अंत में मानव उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर के विशेषज्ञ को गुस्सा आया और उसने 3000 मील तक उसका पीछा किया।
हालांकि वह भागने में सफल रहा। जैसे ही ये शब्द निकले, ये ज़िवेन के तीनों चेहरे अचानक गंभीर हो गए। ट्रांसेंडेंट रियलम 9वें स्तर के विशेषज्ञ से बचने में सक्षम होने के लिए उसकी ताकत और अनुभव काफी चौंकाने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस राक्षसी समुद्री जानवर कबीले को मानव कबीले के लिए विशेष घृणा थी। मानव कुल के जानकारों पर उसने कभी दया नहीं दिखाई थी। यह सबसे भयानक बात थी। सभी जानते थे कि यह एक गंभीर समस्या है। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। मौत से लड़ना ही एकमात्र रास्ता था। लड़ो या मरो, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। भले ही उन्होंने इस पर्पल घोस्ट फायर लॉर्ड्स को त्याग दिया हो, लेकिन उससे बच पाना असंभव था। तब वे केवल प्रतिद्वंद्वी के साथ मौत से लड़ सकते थे। यह परिणाम था। मुझे करने दो, तुम दूसरों को ले जाओ और भाग जाओ। इस समय जियोंग ज़ीचेंग ने अपने दांत पीसकर कहा। उनके शरीर पर एक शक्तिशाली आभा धीरे धीरे सभी दिशाओं में फैल रही थी। यह जियोंग ज़ीचेंग एक ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल का विशेषज्ञ भी था। वह इसे अच्छी तरह छुपा रहा था। इसकी खोज किसी ने नहीं की। ये शिवेन ने भी जियोंग ज़ीचेंग को आश्चर्य से देखा। जियोंग ज़ीचेंग ने हमेशा ये ज़ीवेन को सतर्क रहने का आभास दिया था। यह स्पष्ट रूप से अंतिम तुरुप का इक्का था जो उसने अपने लिए छोड़ा था। ये ज़ीवेन ने सोचा था कि उनके पास अपने तुरुप के पत्ते हो सकते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा तुरुप का इक्का होगा। तुम जाना चाहते हो? क्या तुम जा सकते हो? खून से लथपथ कसाई बाई येन ने हंसते हुए कहा। उसके शरीर पर एक विशाल राक्षस क्यूई तुरंत पूरे महासागरीय खाई को बहा ले गया। मैंने पहले ही ऊपर एक अपरिहार्य जाल स्थापित कर दिया है। जब तक मैं इसे स्वयं हल नहीं करता, तब तक आपके लिए बचना असंभव है। सबका रंग फिर बदल गया। बाई येन वास्तव में निर्मम और सावधानीपूर्वक थी, लेकिन वह एक जानलेवा पागल थी। उसने उन्हें बचने का कोई मौका ही नहीं दिया। चलो उससे लड़ते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह हम सभी के लिए एक मैच हो सकता है। बाई हनमो चिल्लाए। जियोंग ज़ीचेंग ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल के विशेषज्ञ भी थे, जिससे उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला। अभी तक उसे दुनिया की कुछ समझ नहीं थी। यह दुनिया जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। दुनिया में न केवल उनसे कमजोर लोग थे, बल्कि कई लोग उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर भी थे। इतने टॉप एक्सपर्ट के सामने वह पहले की तरह निश्चिंत नहीं थे। उनका आकस्मिक रवैया चला गया था। तुम लोग जाओ, मैं उसे रोक लूंगा, नहीं तो हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। जियोंग ज़ीचेंग ने अपने दांत पीस लिए और दहाड़ते हुए कहा, वह एक प्रतिद्वंद्वी नहीं है जिसे संख्याओं से हराया जा सकता है। हालांकि वह एक पागल आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है कि वह एक प्रतिभाशाली पागल भी है। मैडमैन, हा, मुझे यह शीर्षक पसंद है। बाई येन बेतहाशा हंसी, लेकिन यह तुम इंसान हो जिसने मुझे ऐसा बनाया है। उनकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। यह खून और आग का मेल था। यह राक्षसी समुद्री जानवर कबीले का एक छोटा सा गांव था। टूटे अंग और खून बारी बारी से हो रहे थे। एक विशाल दुष्ट जानवर की दहाड़ दूर से आई, जो पाप की शुरुआत की घोषणा कर रही थी। एक के बाद एक मौत की सांसें आईं। टूटा हुआ पुल नष्ट हो गया। काला धुआं एक के बाद एक उठता गया। एक नज़र में अंधेरे का कोई अंत नहीं था। गड़बड़, आग, टूटा हुआ, गंदा। कुछ मानव विशेषज्ञ अंतरिक्ष के हर इंच पर अहंकारपूर्वक आक्रमण करते हुए राक्षसों में अवतरित हुए। एक राक्षसी समुद्री जानवर कबीले के बच्चे ने इस तबाह दुनिया को देखा और दुनिया में निराशा की सबसे हताश दहाड़ और रोना सुना। वह बाहर निकलने का रास्ता न खोज पाने के कारण काले आकाश को घूरता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, मृतक के कदमों की आहट को रोक नहीं पा रहा था। शक्तिहीन, उसकी आंखें लाल हो गईं। यह दृश्य उनके मन में बहुत देर तक बना रहा, मिटाया नहीं जा सका। कैस डेमन में ऐसे नज़ारे पल पल चल रहे थे। या तो मानव कबीले के विशेषज्ञों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया था, या समुद्री जीव कबीले के बेड़े का पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया गया था, या पूरे गांवों में समुद्री जीव कबीले के लोगों का वध कर दिया गया था। कोई तथाकथित न्याय या बुराई नहीं थी। सब कुछ बस जीवित रहने के लिए था। वर्षों से उसने जीवन और मृत्यु को देखा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? चूंकि मैं इतना अभागा हूं, तो दूसरे लोग मुझसे अधिक अभागे होंगे। नफरत ने जल्दी से उसके सारे दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसकी आंखों में एक क्रूर और अत्याचारी प्रकाश प्रक्षेपित किया गया था। उसके हाथों ने तुरंत एक खूनी प्रकाश को बाहर निकाल दिया। दूसरी ओर जियोंग ज़ीचेंग की आभा भी धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी, बहुत अत्याचारी होती जा रही थी। जियोंग ज़ीचेंग ने अभूतपूर्व गंभीरता के साथ कहा, आपको जल्दी से जाना चाहिए, अन्यथा मुझे डर है कि आप नहीं जा पाएंगे। मैं भी अधिक समय तक विरोध नहीं कर पाऊंगा। सिसी, वापस जाओ और सबको बताओ कि मैं एक अच्छा कप्तान नहीं हूं। हर कोई भविष्य में एक बेहतर कप्तान चुन सकता है। कप्तान, सिसी की आंखों से 2 पंक्तियों में आंसू बह निकले। आंसू समुद्री जल में विलीन हो गए और पहले से ही अराजक समुद्री जल से जल्दी से धुल गए। मुझे रोको, बूढ़े आदमी, तुम मजाक कर रहे होंगे। बाई येन बेतहाशा हंसी।
उसकी आकृति एक पल में बाहर निकल आई, उसके सामने एक खूनी रोशनी बन गई जिसने पूरे समुद्री जल को आधा कर दिया। एक पल में वह एक खूनी रोशनी में बदल गया और जियोंग जिचेंग के सामने दौड़ पड़ा। विशाल मुट्ठी तुरंत धराशायी हो गई। बूम! ऐसा लग रहा था कि समुद्र का सारा पानी एक पल में ही खत्म हो गया हो। अंतहीन समुद्री जल भी एक पल में फट गया। भयानक शक्ति ने पूरे समुद्री खाई को बेतहाशा काम दिया। बूम! जियोंग जिचेंग के हाथों ने एक क्रॉस बनाया जिसने बाय यिन के हमले को मजबूती से रोक दिया। हालांकि उनका फिगर सीधे 1 दर्जन मीटर से ज्यादा दूर तक ब्लास्ट कर गया। उसके मुंह के कोने से लगभग तुरंत ही खून छलक आया जिससे पास का समुद्री जल लाल हो गया। उनका फिगर थोड़ा हिल गया लेकिन जल्द ही वे पूरी तरह से ठीक हो गए। दौड़ना! जियोंग जिचेंग के मुंह में खून लगा हुआ था। मैं इसे बहुत देर तक बाहर नहीं खींच सकता। यह इसे बहुत लंबे समय तक घसीटने से कहीं अधिक था। जब उन्हें बाय यिन का पागल मुक्का मिला तो उनका शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया। वह लगभग बेहोश भी हो गया था। वह शायद ही कल्पना कर सकता है कि यह एक पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर की शक्ति थी। उन्होंने एक बार ट्रांसेंडेंट रियल 8वें स्तर के विशेषज्ञ के साथ लड़ाई की लेकिन उन्हें ऐसी अत्याचारी शक्ति का अनुभव नहीं हुआ। आप मेरे मुक्के को रोक सकते हैं। बुरा नहीं है लेकिन बूढ़े आदमी, यह बहुत दूर है। बाय यिन थोड़ा हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियोंग जिचेंग उसके मुक्के को रोक पाएगा, लेकिन यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसका फिगर फिर से बाहर निकल आया, एक राक्षसी खूनी लहर में बदल गया और जियोंग जिचेंग पर फिर से झपटा। भयानक मुट्ठी के दबाव ने सीधे समुद्री जल को नष्ट कर दिया।